नमस्कार, रमात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत इकाई तीसरी जो है उसका पहला जो चैप्टर था एक नियम, उसको हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा था। उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से हम जो संख्या जो दी हुई उसके आधार पर हम अनेक की गणना किस तरह से कर सकते हैं, या जब हमें अनेक की गणना दी हुई हो तो हम एक की गणना किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारा हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। साथ ही हमने जो विशिष्ट जो प्रश्न जो होते हैं एक नियम पर आधारित, उन प्रश्नों को भी हमने देखा था किस तरह से कार्य पर आधारित या चाल पर आधारित है या भोजन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को अपन किस तरह से हल कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ों को हमने सीखा था। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो रीड से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही आप जो बेल आइकन जो है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन वो आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और अपने जो साथी हैं जो आपके ही तरह रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए, तो आज का जो हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 जो है तीसरी इकाई का, वो है औसत। उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। हम बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि औसत वास्तव में क्या है, क्योंकि जब तक हमको इसकी बेसिक जानकारी नहीं होगी तो इनके जो भी प्रश्न जो आते हैं औसत से संबंधित, उन प्रश्नों को अपन बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं। और फिर प्रश्न की भाषा अगर हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो जो हमारे प्रश्न जो होते हैं वो हमारे क्या होता है, गलत होते हैं। क्योंकि हमें औसत के सारे फॉर्मूले याद होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें अटक जाते हैं, क्योंकि हम इसको बेसिक रूप से समझते ही नहीं है कि वास्तव में औसत क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि औसत का अर्थ क्या है। देखिए, तो औसत क्या है, संख्याओं का जो समूह है। हम सिंपल से बिल्कुल छोटे रूप में इसको पहले समझेंगे कि संख्याओं के समूह जो है, जो समूह दिया, बहुत सारी संख्या अगर दी हुई हो तो संख्याओं के जो समूह जो है उसका जो है मध्य जो मान है, उसका यानी बीच का जो मान होगा वो मध्य मान है, वो कहलाता है औसत। ठीक है, ये एक परिभाषा होता है, वो इसको बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। मान लो हमारे पास 5 बालक हैं, जैसे मान लो एक राम है, एक सोहन है, एक मोहन है, एक राधा है, और एक और हम मान लेते हैं कोई भी, जैसे हम कृष्ण आए। ठीक है, तो ये जो 5 हमारे पास जो बालक है, उन बालकों के पास हम ये मान लेते हैं, जैसे उनके पास चॉकलेट है। मान लो राम जो है, राम के पास कितनी चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है। मोहन के पास मान लिया 2 चॉकलेट है। मोहन के पास मान लिया 4 चॉकलेट है। राधा के पास 1 चॉकलेट है। कृष्णा के पास मान लो 3 चॉकलेट है। ठीक है, हम एक बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ये हमारे पास जो संख्याओं का जो समूह दिया हुआ है। अब इसका जो मध्य मान है, वो मध्य मान से तात्पर्य क्या है, अगर हमें ये करना है कि ऐसा हमें इसका जो मान ज्ञात करना है जिससे क्या हो जाए, सबका जो मान है वो बिल्कुल समान हो जाए, उसी को कहते हैं औसत या उसका मध्य मान। ठीक है, यानी अब इसको समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हमें ये कहा जाए, जैसे हमारे पास 5 बच्चे हैं, उनके पास इतनी इतनी चॉकलेट है या कोई भी चीज़ है, और अगर हमें ये कहा जाए कि नहीं, आप ऐसा एक कुछ तरीका ढूंढिए जिससे सभी को समान रूप से चीज़ें मिलनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो सबके पास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं को अपन इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का हम क्या कर देंगे, जितनी भी संख्या है उन संख्याओं का अपन क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है, तो योग करने से हमें क्या होगा, हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास कुल मिलाकर कितनी सामग्री है। तो देखिए सिंपल से इसको प्लस करें तो देखिए 5 और 2 कितने हो गए, 7 और 4 11, 11 और 1 12, और 12 और 3 कितने हो गए, 15। यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितनी सामग्री है, 15। अब अगर इसको हम समान रूप से अगर सभी को बांटना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने लोग हैं हमारे पास, 5 लोग हैं, तो हम इसको 5 समान भाग कर देते हैं। जब इसके समान भाग हम कितने करेंगे, 5 करेंगे, तो प्रत्येक को कितना मिल जाएगा, 3 जो सामग्री है या जो चॉकलेट है वो सभी को समान रूप से मिल जाती है। तो यही जो संख्या जो प्राप्त होती है इसी को हम कहते हैं औसत। ठीक है, यानी प्रश्नों में आपके कई बार ऐसा लिखा हुआ आएगा कि इतनी संख्याओं का औसत इतना है, उसमें कुछ संख्या और मिला दी जाए तो नया औसत क्या होगा। या कई बार ऐसा होगा जैसे हमें कुछ संख्या दी हुई हो, उनका औसत दिया हुआ है, तो हम कुल संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बेसिक जानकारी नहीं होगी तो हम प्रश्नों को आप जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तो आप उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, फिर हमको दिक्कत होती है। इसलिए हम सिंपल सा पहले तो ये आप समझें कि औसत का अर्थ क्या है, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उन सभी का पहले तो योग होगा, उन सबको प्लस करना पड़ता है, और फिर उसमें जितने भी संख्या है, जितने ये संख्या है या व्यक्ति है, उनमें हम समान रूप से उनको विभाजन करना, यानी भाग देना। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास अगर हम औसत को एक फॉर्मूले के रूप में अगर देखें कि हमें औसत कैसे ज्ञात करना है,
तो देखिए हम कहीं भी रटने पे विश्वास नहीं करता। अगर मैं चाहता तो आपको एक ही लाइन में बता देता कि औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके अपन इसको छोड़ सकते थे। लेकिन देखिए मेरा हमेशा से ही प्रयास रहता है कि हम जो भी समझे उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझे, ताकि हमारे जो कंपटीशन में जो प्रश्न आने वाले हैं, आप खुद भी जानते हैं काफी ऐसे बच्चे हैं जो आप पहले भी कंपटीशन आप दे चुके हो, तो आपको जो चैप्टर तो बिल्कुल सिंपल सा लगता है, औसत है, बिल्कुल एवरेज है, तो आराम से उसको कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ऐसे आते हैं उसमें आप अटक जाते हैं और आप प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपको फॉर्मूले सारे याद होते हैं, लेकिन आपको जब उसका बेसिक रूप से आप समझ नहीं पाते, प्रश्न की भाषा को ही नहीं समझ पाते कि उनको इस प्रश्न को हम कैसे इसको मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अपन को पहले बेसिक रूप से इसको समझना जरूरी होता है। तो औसत जो होगा, औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमने पहले सबसे पहले क्या क्या योग किया है, यानी सबसे पहले जितनी भी राशियां दी हुई है उन राशियों का हमें क्या करना पड़ता है, योग कर दीजिए। और उसके बाद में हमें उसमें समान रूप से भाग करने हैं, यानी भाग देने का अर्थ कितने का भाग देना पड़ेगा, जितने हमारे पास व्यक्ति है, जितनी वो राशियां है, तो जितनी उनकी संख्या है उन संख्याओं से जब उसको हम विभाजित कर देंगे तो हमें जितनी भी संख्या दी हुई है या आंकड़े दिए हुए हैं उन सबका हमें औसत प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है औसत बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। जितनी भी हमारे पास संख्या है उनको योग करके जब हम जितनी संख्या उसका भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत। ठीक है। अब देखिए अगर ये पहला तो ये है, जैसे हम औसत ज्ञात करना हो तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा काम, अगर हमें मान लो राशियों का योग कई बार हमें ज्ञात करने की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, जितनी भी राशियां है वहां पर हो सकता है कि हमें औसत दिया हुआ हो और साथ में संख्या भी लिखी हुई हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका योग ज्ञात करेंगे तब जाके हम प्रश्नों को आगे कर पाते हैं। तो ये हमें बहुत अधिक उपयोग करना पड़ेगा। तो राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत और राशि की संख्या इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें राशियों का योग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी राशियों का योग प्राप्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत और जितनी भी राशियों की संख्या दी हुई है उन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें राशियों का योग प्राप्त होगा। ठीक है। और तीसरा जो तरीका है, अगर हमें कई बार ऐसा हो राशियों की संख्या भी ज्ञात करनी पड़ सकती है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो बिल्कुल वही तरीका रहेगा जो हम औसत ज्ञात करने के लिए करते हैं। यानी औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, राशियों के योग में हम राशियों की संख्या का भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, राशियों के योग में हमें औसत का भाग देना पड़ेगा। ठीक है। अगर उनका औसत दिया हुआ है तो हम अगर औसत से उसको भाग करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितनी संख्या दी हुई है या कितनी राशियां है। ठीक है। तो ये तीन जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं इनको आप एक बार पहले नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे जो बढ़ेंगे, जो प्रश्न हम जो हल करेंगे उन प्रश्नों का आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे उनको हल करना है। ठीक है। तो हमेशा मैं वीडियो में निवेदन करता हूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे, जो मैं आपको कहता हूँ आपको नोट करना चाहिए, तो उसे आप साथ साथ नोट भी करते रहे, क्योंकि हर चीज़ आपके जहन में सही रूप से नहीं रह सकती, तो आपको कहीं पर इसको नोट करना चाहिए। तो औसत को हम सामान्य सा एग्जाम्पल उनके द्वारा समझते हैं कि हमें औसत कैसे ज्ञात करना है। तो पहले मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रश्न लिया है, बिल्कुल कक्षा 5 या 6 के स्तर का है। जैसे हमें कुछ निम्नलिखित संख्या का औसत ज्ञात करना है, हमारे सामने कुछ संख्या लिखी हुई है, तो हमें इसका सामान्यतः औसत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वही हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करने के लिए जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में एक देखा था कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो राशियों का योग करना है। जितनी हमारे पास संख्या दी हुई है उन सबका क्या करना है, योग। यानी जो 22 प्लस 15 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 45, 5 जो संख्या दी हुई है उन संख्या पर क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। और जितनी संख्या है, कितनी संख्या है ये 5, तो 5 का जब इसमें भाग देंगे तो हमें बिल्कुल सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। देखिए इनको जोड़ कर दीजिए, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 1 8, 8 और 7 हो गए 15, 15 और 5 हो गए 20, हासिल 2 हो गए 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 1 15 और 2 17। यानी इनका योग तो आ गया 170, और उसमें जो 5 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 से 15 और ये 4 5 20, यानी 34 जो हो जाएगा वो सिंपल सा इसका औसत मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब चलिए इससे थोड़े से अच्छा प्रश्न, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो थोड़ा मैंने अच्छा प्रश्न लिया है कि यदि 7, 5, 8, 12, x और 9 का औसत 8.5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो वीडियो आप जो पहली बार जो इससे मेरे साथ जुड़े हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं निवेदन कर दूं कि आप देखिए इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी अनावश्यक ना तो कहीं बातचीत दिखाई देगी, ना अनावश्यक आपसे कहीं भी ऐसा लगेगा आप अनावश्यक रूप से मैं किसी मैटर को बड़ा कर रहा हूँ। देखिए हम एग्जाम्पल भी लेंगे तो वैसे ही एग्जाम्पल मैं लूंगा जो आपकी कंपटीशन के लिए करना हमको अनिवार्य होते हैं, जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिल्कुल हम सिंपल से कठिन की ओर बढ़ेंगे, ताकि आपको हर जो छोटी से छोटी चीज है वो भी आपके स्पष्ट होती जाए। तो दूसरा जो उदाहरण है उसको हम क्या करें, उसमें संख्या ये जो एक x दिया हुआ है, तो अब इस x का मान हम कैसे ज्ञात करें। क्योंकि कंपटीशन में हमारे बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न तो नहीं आएगा, जैसा हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था वैसा तो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही प्रश्न प्राप्त होगा जिसमें या तो हमें कुछ ऐसा मान हो जिसका मान नहीं दिया हुआ हो। तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा वही जो आप औसत करने का तरीका है उसी से हम करेंगे। यानी औसत बराबर क्या होता है, वही हम जानते हैं, राशियों का योग और
उसमें किसका भाग देते हैं, हम राशियों की संख्या का भाग देते हैं। तो वही तरीका आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ औसत दिया हुआ है, तो हमें औसत की जगह हम औसत लिख देंगे, कितना है 8.5। राशियों का योग जो करना है तो आप इनका योग कर दीजिए, 7 + 5 + 8 + 12 + x + 9, ठीक है। तो बट्टा जो है वो राशियों की संख्या, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि x जो दिया हुआ है उसको भी हमें क्या मानना है, एक राशि मानना है, ठीक है। अब देखिए इनको हम सिंपल सा पहले तो प्लस कर देते हैं। देखिए 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20 और 12 कितने हो गए, 32, 32 और 9 जोड़ दिए कितने हो गए, 41, ठीक है। अब 41 में देखिए x जोड़ना है, तो आप कहीं भी ऐसी गलती नहीं करें कि उसको आप सीधा 41x लिखे, तो आपकी गलती हो जाएगी। आप उसको कैसे लिखेंगे, 41 + x बट्टा क्या है 6, ठीक है। अब इस 6 का अपन कर देते हैं पक्षांतर, तो यहाँ जो भाग में है तो वो संख्या यहाँ आ जाएगी गुणा में। तो 8.5 का हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, और यहाँ बच गए हमारे पास 41 + x, ठीक है। अब इसका 6 से गुणा कर दीजिए, देखिए 6 का 5 से गुणा कर दिया, 6 पंजे 30, हासिल कितने हो गए 3, और 8 6 48, 48 और 3 जो है कितने हो गए 51, तो ये हो गया 51.0 बराबर 41 + x। यानी हमें जो है यहाँ तो क्या मिल गया आंसर, 51 मिल गए। अब 41 का पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ प्लस के थे तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के, यहाँ क्या बच गया x, तो 51 में से 41 माइनस कर दिए, हमें क्या बच गया, हमारे पास आंसर मिल गया हमें x, यानी x बराबर जो है हमें आंसर मिल गया कितना, 10। तो आप कैसा भी प्रश्न है, ज़्यादा आपको कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको एक सलाह और मैं दूंगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको सारे प्रश्नों को करने के इतने शॉर्टकट तरीके बताएंगे कि आपको एक बार तो लगेगा कि ये सारे प्रश्न बहुत जल्दी हल हो रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन देखिए एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपके पास में इतने सारे शॉर्टकट इकट्ठे हो जाएंगे कि आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मुझे इसमें से कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। तो सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि आप प्रॉपरली जो तरीका है उसी तरीके से आप उसको करने की कोशिश करें। हाँ, आपको ये लगता है कि समय हमारे कम पड़ सकता है, तो देखिए हम जब अभ्यास प्रश्न करेंगे तो मैं इन्हीं प्रश्नों को करने का एक बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगा, लेकिन कहीं भी मैं आपके साथ शॉर्टकट शेयर नहीं करूंगा अधिकांशतः, जिससे हमें कहीं कंफ्यूजन पड़ेंगे। हाँ, कुछ अच्छे शॉर्टकट जो है जिसका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हमारे आंसर जल्दी आ सकते हैं, उनका अपन यूज़ जरूर करेंगे। लेकिन पहले जो मेरा हमेशा से ही तरीका रहेगा, पहले अपन उसको प्रॉपर तरीके से ही करना सीखें। लेकिन हो सकता है कि आप कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसा हो कि हम प्रश्न करते करते उस शॉर्टकट तरीकों को अपन मिस कर देते हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉपर तरीका भी होता तो हम उससे आंसर जरूर निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसी तरीकों का अपन अप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब आपके सामने एक और अच्छा प्रश्न लिया है। तो प्रश्न ये है तो बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें आपको औसत ज्ञात करना है। लेकिन औसत किनका करना है, हमें प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पूरी 50 संख्या लिखी हुई नहीं है, और ना हमें पूरी 50 संख्या लिख के उनको प्लस करना है फिर उनका योग करना है। अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो प्रश्न शायद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको देखिए जब भी औसत वाले जो प्रश्न जो आते हैं उसमें हमें ऐसे प्रश्न अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको जो इनका जो योग का जो फॉर्मूला है, जो जिनसे हम प्राकृत संख्याओं का योग जो ज्ञात कर सकते हैं सीधा ही, तो वो फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में होंगे तो आप उनको एक बार पहले नोट कर लीजिए, ताकि जब प्रश्न ऐसे जो प्रश्न अपन जब करेंगे तो आपको उनमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रश्न को करने से पहले अपन जो उनके जो फॉर्मूले उनको एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने सारे फॉर्मूले पहले ही लिख दिए ताकि आपके समय की बचत हो, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं इन फॉर्मूलों को लिखने में अनावश्यक आपके अगर समय खर्च करूँ और वीडियो को बड़ा बनाऊँ, तो ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता है। आप इनको एक बार अच्छे से नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि इनकी जरूरत हमें बहुत अक्सर पड़ेगी प्रश्नों में। देखिए सबसे अगर पहला तो जैसे तो n अगर प्राकृत संख्या का योगफल हमें ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक n + 1/2, इससे हम ज्ञात करेंगे। अगर हमें प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना हो, विषम संख्या कौन सी 1 3 5 जो होती है वो संख्या, उनका हमें योग करना हो तो हम क्या करेंगे n²। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है, जैसे आपको n यहाँ पर n का मान क्या है, जैसे मान लो विषम संख्या जहाँ तक लिखी है तो आपको वो अंतिम संख्या नहीं लिखनी है, आपने जितनी संख्या है उसमें जोड़नी है, उतनी संख्याओं को हम लिखेंगे। प्रश्न करेंगे अपन विषम वाला तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे सम प्राकृत संख्याओं का भी योग अगर करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n कोष्टक n + 1 करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि हमें प्राकृत संख्याओं का योग न पूछकर उनके वर्गों का योग भी हमें पूछ सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ऐसे करके उनका योग का भी हमें पूछा जाए। तो फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक n + 1 2n + 1/6, इससे हम ज्ञात करेंगे योगफल। और अगर हो सकता है कि हमें प्राकृत संख्याओं के घनों का योग भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए कंपटीशन एग्जाम में हम पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे ताकि हमें कहीं भी ऐसा डरना नहीं पड़े, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n कोष्टक n + 1/2। ये जो फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है अगर आपको याद हो तो n प्राकृत संख्या का योगफल का जो ही फॉर्मूला है उसी का अगर हम पूरा वर्ग कर दें तो हमें इन संख्याओं के घनों का योग हमें मिल जाता है, ठीक है।
तो हमने एग्जाम्पल में जो देखा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रथम जो 50 जो है प्राकृत संख्या है उनका हमें सबसे पहले तो हमें योग की जरूरत होगी, क्योंकि जब तक योग नहीं होगा तो हम उनका औसत ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रथम 50 जो प्राकृत संख्या है उनका हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल सा है, n कोष्टक n+1/2, यानी n की जगह में कितनी संख्या है 50, तो हम सीधा लिख देंगे 50 और यहाँ लिख देंगे 50 + 1/2। ठीक है, यानी हमें जो संख्या 2 से काट दिया, कितने आ गए ये 25, तो ये तो हो गए 25 और ये कितने हो गए 50 और हो गए 51। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देते हैं। देखिए 25 का मैं सीधा ही गुणा कर रहा हूँ, 25 का 1 से कर दिया, 25 से कम 25, हासिल कितने हो गए 2, 25 का गुणा 5 से कर दिया, 25 पंजे 125, 125 और 2 हो गए 127। यानी इनका जो योगफल आ गया वो कितना आ गया 1275। ये तो आया है योगफल, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। अब औसत के लिए हमें कई बार ऐसा होता है प्रश्न कि आपको सारी संख्या दी हुई नहीं होती है, उनका योगफल हमें इस तरह से ज्ञात करने पड़ता है। तो अब यहाँ पर योगफल तो कितना हो गया 1275। ठीक है, तो ये तो राशियों का योग हो गया। अब राशियों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है हमें लिखी हुई 50 संख्या, तो हम इसमें कितने का भाग दे देंगे, 50 का हम दे देंगे भाग, और 50 का भाग दे दीजिए। देखिए पहले 5 इसको मैंने कट कर दिया 10 बार, इसमें 5 का भाग दे दिया, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 2, 5 25, पीछे बच गए 2, 5 25, यानी कितने आ गए 255/10। 10 का भाग देंगे तो सीधे हम जानते हैं 1 को छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो आज क्या आ जाएगा 25.5। ये आ जाएगा इसका औसत। चौथा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जो अभी हम बात जो करते हैं विषम प्राकृत संख्या वाला, वही प्रश्न मैंने लिया है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, वैसे देखने में बिल्कुल ये भी सिंपल ही है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से करना जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा से ये मंशा रहती है कि मैं बच्चों को हर छोटी छोटी जो गलती जो होने की गुंजाइश रहती है उस गलती का ही निवारण करना। देखिए रियल में जो रेट की आप जो तैयारी करें तो मेरा मकसद कहीं भी ये नहीं है आपको कुछ नया सिखाना है। आप देखिए पहले से बहुत होशियार है, आप मैथ्स की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी जो कमियां जो रह जाती है उन कमियों को ही दूर करना मेरा मेन मकसद है। तो चलिए अपन उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में जो है हमारे कई बार अक्सर गलतियां होती है। देखिए अब करना क्या है इसमें, हमें 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है 60 तक की जो विषम प्राकृत जो संख्या है उनका हमें सबसे पहले तो योग चाहिएगा। वही बात जैसे हमने अभी किया था 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग किया था, वैसा का वैसा हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 60 तक की जो विषम प्राकृत संख्या है उनका हमें क्या करना पड़ेगा, योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो योग के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए विषम प्राकृत संख्या ज्ञात करना सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें n का स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी हमें n का वर्ग करना है, जितनी संख्या है उन संख्या का वर्ग करते ही हमें 60 तक की जो संख्या है विषम संख्या है उनका हमें योग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि देखिए विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 ही मैं संख्या कर लूँ तो अगर मुझे इन पाँचों का अगर योग ज्ञात करना हो तो देखिए यहाँ पर विषम संख्या देखिए वैसे है तो कहाँ तक 9 तक लिखी हुई है। अब 9 तक जो संख्या है वो संख्या कितनी होगी, संख्या तो देखिए 1 2 3 4 5 ही संख्या होगी ना। अगर 10 तक अगर माने कि अगर 1 से 10 तक अगर विषम संख्या मुझे अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, इसकी आधी होगी। अगर सम संख्या भी इसी तरह से मानी जाए तो वो भी कितनी होगी, आधी संख्या होगी। जहाँ तक संख्या आपको पूछी है उससे आप उसका आधा ही यूज करें। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है, जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 से लगाकर 11 तक की कितनी विषम संख्या हो सकती है, तो आपको इसको गिनना थोड़ा सा आपका विवेक से अपन इसको ज्ञात करें कि देखिए सबसे पहले ये ज्ञात करें कि 10 तक तो उसकी कितनी होगी, आधी संख्या होगी, और अगली जो संख्या है वो अगर विषम संख्या है उसको हमें जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, ये अपन देख के उसे पता लगा सकते हैं कितनी संख्या हमें यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 60 तक जो संख्या होगी वो कितनी संख्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि 60 तक कितनी संख्या होगी, विषम संख्या 30 संख्या हो जाएगी। तो अगर हम इसका 30 का वर्ग कर दें तो हमें जो है 60 तक के विषम प्राकृत संख्या का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। वर्ग का क्या होगा, उसी संख्या का उसी से गुणा करना है, 3 का 3 से गुणा कर दिया, 900 जो है वो तो आ गया, इसका योगफल हमें ज्ञात हो गया। क्या हो गया, हमें 60 तक की। अब इनका औसत हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत के लिए हमें क्या करना है, हमें एक तो योगफल चाहिए, तो योगफल तो हमें मिल गया 900, और संख्या कितनी होगी, तो संख्या भी आप ध्यान रखिए जल्दबाजी में आप 60 न लिखकर हमें विषम संख्या कितनी लिखनी है, 30 संख्या लिखनी है। इसमें आपको 30 का ही भाग देना है, क्योंकि जल्दबाजी में हमारे प्रश्न कई बार ये गलत होते हैं। तो इसका जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30।
ठीक है। आप जल्दबाजी में कहीं भी यहाँ 60 नहीं लिख के आपके कंपटीशन में ऑप्शन में आपको 60 में आप लिखोगे, वो आंसर भी आपको इसमें जरूर दिखाई देगा। तो आप हड़बड़ी में कहीं भी इतना जल्दी से नहीं करें, आप तसल्ली से आराम से करें, तो आपके ये प्रश्न, औसत वाले प्रश्न बिल्कुल कहीं भी गलत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक अच्छे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी तक तो जो है औसत पर आधारित सिंपल से प्रश्न किए, अब अपन दूसरे जो प्रश्न है उनको भी हम समझते हैं कैसे उनको हल करना है। देखिए एग्जाम्पल 5वां ये, यदि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के औसत अंक 15 है तो विद्यार्थियों के कुल अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए संख्या भी दी हुई है और औसत भी दिया हुआ हो, ठीक है। जो दोनों चीज जो दी हुई है, तो हमें क्या करना है, विद्यार्थियों के कुल अंक ज्ञात करना है। कुल का अर्थ क्या होगा, हमें राशियों का योग ज्ञात करना है। तो हमें जो शुरू में वीडियो में जो चर्चा की थी, हमने औसत ज्ञात करना तो सीखा ही था, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो किसका था, हमने औसत के सारे प्रश्न देखे अभी। अब हम जो है राशि का अगर योग ज्ञात करना हो, तो हमने उसमें फॉर्मूला क्या देखा था कि हमें अगर राशि का योग करना हो तो हमें करना है, जो औसत दिया हुआ है औसत और जो राशियों की जो संख्या दी हुई है, उन दोनों का अगर हम गुणा करें तो हमें कुल योग प्राप्त हो जाएगा। कहीं क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे आगे जो प्रश्न आएंगे कंपटीशन में, अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, उन प्रश्नों में अपन जो करेंगे तो वहां पर हमें ऐसे कुल अंकों की या कुल जो भी गणना दी हुई हो उनको हमको करने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो हम जब भी योग करना हो या टोटल ज्ञात करनी हो, तो हमें क्या करना है, जो भी औसत दिया हुआ है और जितने संख्याओं का औसत दिया हुआ है उन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए औसत कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और कितने लोगों का औसत है, ये 60 विद्यार्थियों का है। तो अगर हम इसको 60 से गुणा कर दे, 15 सत्ते कितने हो जाएंगे, 105। तो 105 जो है ये टोटल अंक हो जाएंगे कितने बच्चों के, 60 बच्चों के कुल अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले की हम बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए छोटा सा प्रश्न लिया, आप इसको कहीं भी स्किप नहीं करें, ठीक है। ऐसा कैसा, जो एग्जाम्पल 6 जो दिया हुआ है, वैसा जो ये प्रश्न जो है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक परिवार के सदस्यों की कुल आय 1,32,000 रुपये प्रति माह दी हुई है तथा प्रति व्यक्ति औसत आय जो है वो भी दी हुई है। तो हमें परिवार में सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कई बार प्रश्न ऐसा होता है जिसमें हमें संख्या भी ज्ञात करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि आप जो कंपटीशन में प्रश्न आपकी जो तैयारी करिए, आप पेपर जो आपने दिए उसमें देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, उसमें लिखा होता है जैसे 5 छात्र और जुड़ गए तो अब नया औसत क्या होगा। इस तरह के अपन को जो गणना करनी पड़ती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें संख्या मालूम होनी बहुत आवश्यक होती है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं, तो हमें जब भी राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए अपन ने देखिए शुरू में फॉर्मूला देखा था, कौन सा था, जैसे हम औसत ज्ञात करते हैं वैसा का वैसा हमें संख्या ज्ञात करने के लिए भी फॉर्मूला ज्ञात करना। क्या करना है, हमें राशियों का योग और उसमें किसका भाग देना है। अगर हम औसत का भाग दे दें तो हमें राशियों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक परिवार के सदस्यों की कुल आय दी हुई है, यानी राशियों का योग तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,32,000 कुल योग तो दिया हुआ है। और उसके बाद में हमें देखिए प्रति व्यक्ति औसत आय, एक व्यक्ति की आय दी हुई है औसत, तो औसत कितना दिया हुआ है इसका, 22,000। तो हम 22,000 का इसमें भाग दे देंगे, तो हमें जो है क्या मिल जाएगा, उस परिवार में सदस्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए 0 से 0 कट कर दिए, ठीक है, 3 0 कट हो गए, इसको 2 से कट कर दिया, कितना हो गया 11, इसको 2 से कट कर दिया, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12, और 11 से ये हो गया 6 बार कट। यानी परिवार में जो संख्या है वो कितनी है, 6 सदस्य, यानी 6 सदस्यों की अगर प्रति व्यक्ति की आय अगर 22,000 है एवरेज, तो कुल मिलाकर सदस्यों की कुल आय कितनी हो जाएगी, 1,32,000। तो ऐसे प्रश्नों की भी अपन को बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो जो तीनों ही जो फॉर्मूले हैं, औसत ज्ञात करने का, राशियों का योग ज्ञात करने का और राशियों की संख्या ज्ञात करने का, तीनों ही हमारे दिमाग में होने बहुत आवश्यक है। चलिए इसी से बढ़कर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ विशिष्ट जो प्रश्न है, अच्छे प्रश्न, उन प्रश्नों को अपन थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक अपन ने जो प्रश्न देखे वो सारे ही बेसिक प्रश्न देखे हैं, जो बिल्कुल ही फॉर्मूले पर आधारित थे, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे, उन प्रश्नों को देखा है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कंपटीशन के लायक जो थोड़े प्रश्न होते हैं, इस तरह प्रश्न, उन प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल वहां से भी ज्यादा हम टफ नहीं ले रहे, बिल्कुल एवरेज प्रश्न में ले रहा हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने कि यदि किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत भार जो है वो दिया हुआ है 18 किलो और 10 छात्राओं का औसत भार दिया हुआ है 13 किलो, तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत भार कितना है। यानी यहाँ पर हमें देखिए ज्ञात तो क्या करना है, औसत ही ज्ञात करना है, लेकिन किसका करना है, हमें पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए सीधा से हम ये सोचें कि जब हमें पूरी कक्षा का हमें छात्र छात्रा कितने, वो तो हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगी, 15 छात्र हैं और 10 छात्र है, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे छात्र छात्रा, संख्या तो हमारे पास हो जाएगी 25। लेकिन दूसरा हमें क्या चाहिए, जब भी औसत ज्ञात करना हो तो हम सिंपल सा देखें, जब भी आप प्रश्न करें तो उसका बिल्कुल सिंपल सा सोचें, कहीं भी आपको ज़्यादा शॉर्टकट दौड़ने की जरूरत नहीं है। कि हमें जब भी औसत ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, राशियों का योग और राशियों की संख्या, हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। एक तो हमारे पास जितने भी औसत ज्ञात करना है संख्या होगा वो संख्याएं होनी चाहिए, और दूसरा जो होना उनके टोटल हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या ज्ञात करना है, औसत इनका क्या काम,
पूरी छात्र छात्राओं का हमें औसत ज्ञात करना है, तो पूरी छात्र छात्राएं तो हमें संख्या यहाँ से मिल जाएगी, 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25। तो राशियों की संख्या हमें मिल जाएगी 25। ये तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं देगी। अब हमें चाहिए क्या, राशियों का योग चाहिए, यानी हमें कुल मिलाकर जो जितने भी छात्र या छात्रा है उनका कुल भार कितना है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखिए जो 15 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है इससे हम कुल उसका भार ज्ञात कर लेंगे। 10 छात्राएं दिए उनका औसत भार दिया उससे भी हम कुल ज्ञात कर लेंगे। तो हमें अभी एग्जाम्पल में देखा था कि हम देखिए जो हमारे पास संख्या भी दी हुई है और औसत भी दिया हुआ, हम कुल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले तो क्या करना है, हमें 15 जो छात्र है 15 छात्रों का हम जो है क्या करेंगे, कुल भार हम ज्ञात कर लेंगे। अब कुल भार कहाँ से आएगा, देखिए कुल ज्ञात करने के लिए हम पहले ही देखा है, हमें क्या करना है, औसत जो दिया हुआ है औसत और जितनी भी संख्या दी हुई है छात्रों की या छात्राओं की उनका हम अगर गुणा करेंगे तो हमें कुल जो भार प्राप्त हो जाएगा। तो कितना है, औसत तो कितना है 15 छात्रों का 18 और कितने छात्र हैं 15। ठीक है, तो इनका हम गुणा करेंगे तो हमें 15 छात्रों का कुल भार मिल जाएगा। देखिए 15 का 8 से गुणा कर दिया, 15 8 कितने हो गए 120 हासिल हो गए 12। 15 का 1 से गुणा कर दिया, 15 एकम 15, 15 और 12 कितने हो गए 27। ठीक है, चलिए मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप गुणा कर सकते हैं, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। कहीं भी हमको ये नहीं बताना है कि हम ज़्यादा होशियार है, आप सिंपल तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 15 छात्रों का कुल भार, तो कितना आ गया 270 किलो। ऐसा कैसा अपन क्या करेंगे, कितनी छात्राएं हैं 10 छात्राएं, तो हम 10 छात्राओं का भी हम कुल भार तो ज्ञात कर ही सकते हैं। जैसा हमने छात्रों का किया है वैसा वैसा हम छात्राओं का भी कुल भार ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल भार कितना होगा, वैसा वैसा इनका औसत कितना दिया हुआ है 13 किलो। तो 13 को हम कितनी संख्या है 10 छात्राएं हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए, यानी ये हमें मिल गया 130 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए जब हम टोटल ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद में प्रश्न जो है सारे प्रश्न बहुत सिंपल हो जाते हैं। देखिए अब इनका योग करना है तो बिल्कुल सिंपल सा है, कितने छात्रों का योग तो कितना हो गया, देखिए 270 किलो हो गया और छात्राओं का जो कुल भार जो है वो कितना हो गया 130 किलो। दोनों का योग कर देंगे तो कुल कक्षा का कुल योग हो जाएगा। संख्या हमें पहले से ही पता है कितनी है 25। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो गए, ये 0 का 0, 7 और 3 10 हासिल 1 हो गए, कितने हो गए 400। अब 400 में 25 का भाग दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा, ये 400 लिखे, ये 25 लिख दिया। अगर भाग दिया अच्छा आपको काट के सिंपल भी कर सकते हैं, इसमें 5 बार, इसमें हमने दिया कितना हो गया 80, वापस 5 का भाग दे दिया 16 पंजे 80। तो औसत कितना आ गया इनका 16, यानी 16 किलोग्राम जो है वो पूरी कक्षा के छात्रों का औसत आ गया है। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए, सिंपल सा भाग दे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 25 से कम 25, पीछे कितने बच गए 15, अगली संख्या लिख दी 0, 25 संख्या हो गई 150 और ये आ गया हमारा 16 kg आंसर। यानी कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ही दूसरे बच्चों की तरह फटाफट करना है। आपको हो सकता है 30 सेकंड ज़्यादा लगेंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आंसर सही आने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अपना औसत ज्ञात करने का दूसरा तरीका एक और सीखते हैं। देखिए इस तरीके में एक प्रश्न ये दिया हुआ है कि 7 रेडियो व 8 टीवी का कुल मूल्य दिया हुआ है 27,350 रुपये। ठीक है, अब ये लिखा कि यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपये है तो एक टीवी का औसत मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न में देखिए करना क्या है, हमें देखिए बिल्कुल सिंपल से तरीके से सोचना है, कहीं ज़्यादा गहरे में नहीं जाना है, ना तो कोई शॉर्टकट लगाना है आपको कि इस तरह से सीधे इसको एक्स मान के करें, नहीं करना है। आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न दिख रहा है। देखिए क्या यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ये लिखा हुआ है कितने रेडियो है, देखिए 7 तो रेडियो है और साथ में कितने हैं 8 टीवी है। ठीक है, टेलीविजन कितने हैं 8। अब दोनों का कुल मूल्य तो दिया हुआ है 27,350 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, टीवी का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें जो प्रश्न है वो हमेशा आप देखिए यहाँ से आप प्रश्न को हम जो चलेंगे वो उल्टा ही चलेंगे। जो हमें ज्ञात करना है वहाँ से हम देखेंगे कि हमें टीवी का औसत मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, जितनी भी टीवी है उन टीवी का हमारे पास एक तो कुल मूल्य अगर हमारे पास हो, क्या होना चाहिए, अगर कुल मूल्य हो और उसमें हमें टीवी की संख्या कितनी है, टीवी की संख्या तो हमें मालूम है 8 है। ठीक है, तो अगर कुल मूल्य हमें ज्ञात हो जाए और हम उसमें 8 का भाग देंगे तो हमें टीवी का औसत मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए टीवी का कुल मूल्य कहाँ से आएगा, तो हमें देखिए 8 टीवी का मूल्य ज्ञात करना, देखिए 7 रेडियो का उसका मूल्य पर ज्ञात कर लें और इसमें से अगर माइनस करना हमें 8 टीवी का कुल मूल्य तो ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक रेडियो का मूल्य तो दिया हुआ है, एक रेडियो का औसत मूल्य कितना है 250। तो देखिए एक रेडियो का दिया हुआ है औसत मूल्य, एक रेडियो का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है, कितना दिया हुआ है 250 रुपये दिए हुए। तो हम पहले क्या करेंगे, 7 जो रेडियो है उसका हम कुल मूल्य ज्ञात कर लेंगे कि 7 जो रेडियो है उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, औसत का हम क्या करते हैं संख्या से गुणा करते हैं
250 का हम किससे गुणा कर देंगे? 7 से। 0 का 0, 7 पंजे 35, हासिल कितने हो गए? 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 को 17, यानी 1750 रुपये। ये तो हो गया कितने? 7 रेडियो का कुल मूल्य तो हो गया ये, ठीक है। अब अगर अपन ये जो 27,350 उसमें से अगर अपन ये 7 रेडियो का मूल्य अगर माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा? 8 टीवी का मूल्य मिल जाएगा। कितना टीवी का मिल जाएगा? 8 टीवी का कुल मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी जो 27,350 है उसमें से हम अगर 1,750 को अगर माइनस कर दे तो हमें जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? 8 टीवी का मूल्य मिल जाएगा। देखिए 0 होगा, 0 आ गया, 5 में से 5 माइनस कर दिया 0, 3 में से 7 माइनस नहीं होते 13, 13 में से 7 माइनस कर दिया 6, यहाँ कितने हो गए? 6, 6 में से 1 माइनस कर दिया 5 और 2 के 2, कितना आ गया? 25,600 रुपये। ये तो आ गया कुल मूल्य। तो अब यहाँ से अपन औसत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कुल मूल्य तो कितना है? 25,600 रुपये, ठीक है। और कितने टीवी है हमारे पास? 8, तो 8 का भाग दे दीजिए। देखिए 8 का इसमें भाग दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा भाग दे रहे हैं अपन, कहीं पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा भाग है ये। 8 का भाग देना है हमें। 8 या 24 हो गए, पीछे कितना बच गया? 1, अगली संख्या आ गई 6, 8 दूनी हो गए 16, 0 2 0 के 2 0, यानी हमें जो एक टीवी का मूल्य मिल गया कितना मिल गया? 3,200 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से अपन आसानी से औसत इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको भी अपन हल कर सकते हैं। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो औसत से संबंधित जो एक अच्छा जो प्रश्न है वो ये है कि 12 संख्याओं का औसत जो है 10 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, हमें ज्ञात तो क्या करना है भाई? औसत ज्ञात करना है। और हमें क्या करना है? जितनी भी संख्या है उस संख्या में कितने कितने जोड़ने, हमें 3 जोड़ने हैं। तो हमें ये बताना है नया औसत क्या होगा। तो देखिए हम पहले तो सिंपल सा तरीके से करते हैं। हमें क्या दी हुई है? 12 संख्या दी हुई, इनका औसत दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? पहले तो 12 संख्याओं का अपन योग ज्ञात कर लेंगे, कुल मिलाकर उनका योग कितना है, ठीक है। ये तो अपन ज्ञात कर ही सकते हैं कि देखिए 12 संख्या का योग क्या होगा? औसत कितना है? 10 और संख्या कितनी है? 12, यानी उनका योग आ गया कितना? 120। ये तो आगे 12 संख्या यानी कुल मिलाकर उनके जोड़ कितने हो गए? 120 हो गए। अब प्रश्न ये है कि प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने हैं हमको? 3। हमें क्या करना है? प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने हैं? 3 जोड़ने हैं। तो कुल मिलाकर हमें कितने जोड़ने हैं? तो हमें जो इसमें जो जोड़ने हैं हमको अतिरिक्त वो कितने जोड़ने हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें हर संख्या में कितने जोड़ने हैं? 3 जोड़ने। तो कितनी संख्या है? 12 संख्या। 12 संख्या में सब में 3 जोड़ेंगे, यानी 12 के कितने हो गए? 36। तो अगर हम इसमें 36 जोड़ेंगे तो हमें जो योग मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 6 योग 5 156। तो नया जो हमें कुल योग मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 156। तो नया जो औसत होगा वो नया औसत क्या होगा? नया औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नया जो योग है, योग कितना है अब हमारे पास? 156। और संख्या तो हमारे पास उतनी कितनी जितनी पहले थी। कितनी संख्या थी? 12। तो हम इसमें 12 का भाग दे दीजिए। 12 × 12, पीछे कितने बच गए? 3 हो गए 36, 12 × 36। तो नया जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को जो आप अगर अच्छे से अगर समझे इस प्रश्न को, तो आपको ये जो प्रश्न है वो इतना बड़ा करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसे जब भी आपके प्रश्न आए जब हमारे पास औसत पहले से दिया हुआ हो और जब कोई संख्या हमको प्रत्येक संख्या में अगर हमको कोई संख्या जोड़ने के लिए कहे या प्रत्येक संख्या में घटाने के लिए कहे या प्रत्येक संख्या से गुणा करने के लिए कहे या प्रत्येक संख्या से भाग करने के लिए कहे, तो आप सीधा ध्यान रखें कि ये जो प्रत्येक संख्या में अपन कोई संख्या जोड़ रहे हैं, इसका अर्थ है वो जो परिवर्तन कर रहे हैं हम क्या करेंगे? उस संख्या के जो औसत है उस औसत में ही अपन परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम सीधा इस प्रश्न को कर सकते हैं कि पहले जो हमारा औसत था कितना था? 10। अब हम हर संख्या में कितनी संख्या जोड़ रहे हैं? हम 3 सब में जोड़ रहे हैं। इसका अर्थ है हम अगर औसत में है 3 जोड़े तो हमारा नया जो औसत हो जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा? 13 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, ये आप जरूर अपने दिमाग में रखें ताकि आप जो छोटे प्रश्न उनको हमें इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी देखिए मेरी कहीं भी ऐसे रखने की आदत नहीं है, आपको रटाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको सीधा ही बताऊं कि जब ऐसे दिया तो सीधा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एक बात समझ में आना बहुत जरूरी होता है कि हम इसमें सीधा ही 3 जोड़ने के लिए आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें जो प्रोसेस करके हमने देखा तो नया जो औसत है वो हमारा कितना परिवर्तित हुआ जितना हमने नई संख्या उसमें जोड़ी है। ठीक, एक एग्जाम्पल है 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है
ये बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम में आने लायक प्रश्नों की शुरुआत यहीं से होती है। पिछले वीडियो में हमने जो देखे थे वो हमने सामान्य प्रश्न देखे थे, जिसमें हमने औसत को बिल्कुल बेसिक रूप से समझा था। क्योंकि देखिए हमेशा मेरी आदत यही है कि जब तक हमारे पास बेसिक जानकारी नहीं होती है तब तक हम अच्छे प्रश्नों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब चाहे देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी होंगे जो आपको औसत वाले जो जितने भी प्रश्न हैं उनको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करना सिखाएंगे। आपको सीधा ही बता देंगे कि इसमें आप देखिए सीधा 2 का उससे गुणा कर दीजिए और उसमें प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अगर मैं भी चाहता था आपको इसी तरीके से बता सकता, आपको केवल 1 मिनट में ही सारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए हमारे सीखने का औचित्य ये नहीं है कि हम केवल शॉर्टकट ही इकट्ठे करते जाए, क्योंकि जितने आप अधिक शॉर्टकट आप इकट्ठे करोगे उतना ही क्या होगा, जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे उस समय आपको ये कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कि हमें यही समझ में नहीं आएगा कि हमें इस प्रश्न के लिए कौन सा शॉर्टकट जो है वो हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। और फिर वो क्या होता है, उस जल्दबाजी में हम उस प्रश्न को गलत करते हैं। इसकी वजह हम अगर उस प्रश्न की बेसिक भाषा को अगर समझे, उस प्रश्न के करने को तरीके को समझे, तो हम चाहे कितना ही डिफिकल्ट प्रश्न आ जाए, प्रश्न की भाषा को किसी भी तरह से उसको मोड़ दिया जाए तो भी हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। वो ये कब संभव होगा, जब हमारे पास उसकी बेसिक जानकारी होगी, उसके करने का एक प्रॉपर तरीका होगा। तो हम किसी भी प्रश्न को जो करेंगे तो आप ध्यान रखिए, हमें मेरे वीडियो में हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा कि हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको प्रश्न को अपन करना सीखेंगे। हाँ, ये मैं कहीं भी नहीं कहता कि शॉर्टकट आपके कहीं उपयोगी नहीं है। मैं आपको ऐसे भी शॉर्टकट भी बताऊंगा जिनका आप हमेशा उपयोग कर सकते हैं, तो वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम बेसिक रूप से प्रश्न को हल करना सीखेंगे। चलिए तो वापस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए दिया हुआ क्या है, जब हमें पिछले वीडियो में अपने चर्चा की थी कि जब हमें संख्या भी दी हुई हो और उसका औसत वजन भी दिया हुआ हो, तो ऐसे प्रश्न की जब शुरुआत करें तो आप पहले उनका क्या किया, टोटल अपन जो कुल वजन जो है वो अपन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखिए हमें 15 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन 15 छात्रों का कुल वजन ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा, हमारी देखिए थोड़ी जो समझ होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और हमको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुल वजन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा, हमको ज्ञात है कि हमें क्या करना है, जो भी आपको जो औसत दिया हुआ है, जितना भी औसत दिया हुआ है, औसत और जितनी भी उसकी संख्या दी हुई है, जिनका ये औसत दिया गया, अगर उन दोनों का हम गुणा कर दे तो हमें जो है जितने भी छात्र हैं उन छात्रों का कुल वजन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने छात्र हैं, 15 छात्रों का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 28 किलोग्राम दिया हुआ है। यानी औसत कितना दिया हुआ है, 28 किलोग्राम दिया हुआ है, और छात्र कितने हैं, कुल 15। तो अगर हम 15 और 28 का गुणा कर दे तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि कुल मिला के जो 15 जो छात्र हैं उनका कुल मिला के वजन कितना है। चलिए गुणा कर देते हैं। देखिए 15 का 8 से गुणा कर दीजिए, 15 8 कितने हो गए, 120, हासिल कितने हो जाएगी, 12। 15 का 2 से गुणा कर दिया, 15 दूनी 30, 30 और 12 जोड़ दिए मैंने, कितना हो गया, 42। यानी कुल मिलाकर जो 15 जो छात्र हैं उनका वजन कितना हो गया, 420 किलो, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आगे ये है कि यदि अध्यापक के भार को भी इसमें हम सम्मिलित कर देते हैं, यानी जो पहला छात्र कितने थे, 15 छात्र थे, अब उसमें हमने एक आदमी को और जोड़ दिया, तो अब हमारे पास कितने व्यक्ति हो गए, कुल मिलाकर 16 व्यक्ति, ठीक है। अब 16 व्यक्तियों का देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि उसको भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले जो औसत था वो कितना था, पहले 28 किलो था, अब उसमें 2 किलो और जुड़ गया, यानी अब जो नया औसत बन गया वो कितना बन गया है, 30, ठीक है। तो वही हमें काम तो क्या करना है, हम 16 व्यक्तियों का भी कुल वजन पर प्राप्त कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, 16 व्यक्ति है, उनका औसत वजन कितना हो गया, देखिए पहले 28 था, 2 किलो उनका औसत भार में वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, नया औसत हो गया, कितना हो गया, 30, और संख्या कितनी हो गई, देखिए 15, पहले 15 व्यक्ति थे, अब एक व्यक्ति और बढ़ गया, यानी 16 हो गए। यानी अब इनका कुल वजन कितना हो जाएगा, देखिए 0, 16 का 3 से गुणा कर दिया, 16 3 48, यानी अब जो वजन हो गया उनका कुल मिलाकर कितना हो गया, 480 किलो। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, हमें सीधा सा यहाँ दिख जाएगा कि देखिए जब 15 व्यक्तियों का कुल वजन तो कितना था, 420 किलो, और जब उसमें एक व्यक्ति को और जोड़ दिया, अब इनका वजन कितना हो गया है, 480 किलो। इसका अर्थ है जो वजन में जो अंतर आया है वो अंतर किसका होगा, जो नया व्यक्ति जो जुड़ा है उसी का वजन होगा। यानी नया व्यक्ति कौन है, अध्यापक है, तो अध्यापक का भार जो हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितना होगा, 480 किलो में से जो बच्चों का जो भार है कितना, 420 किलो को हमने कम कर दिया, यानी कितना आ गया, 60 किलोग्राम जो है वो किसका वजन हो जाएगा, अध्यापक का, ठीक है। तो ये तो वो एक प्रॉपर तरीका जिससे अपने प्रश्न को जब हमारे ये समक्ष में ये सारी जानकारी हो जाए कि हम कुल वजन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि ये अध्यापक का वजन कितना होगा, 60 किलो, ठीक है। अब इसी प्रश्न को देखिए मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको, ताकि आपको कहीं भी दिमाग में ये नहीं रहे कि हम प्रश्न को शॉर्टकट से नहीं कर सकते। अब देखिए ये कब संभव होगा, जब हमारे दिमाग में अच्छे से साइकोलॉजी बैठ जाएगी कि हमें औसत का मतलब क्या होता है। देखिए जब 15 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है 28 किलो, ठीक है। औसत का मतलब होता है कि अब हर छात्र का एक एवरेज जो वजन है वो कितना है, 28 किलो। यानी 15 जो छात्र है
यानी 15 जो छात्र हैं सभी का वजन हो गया कितना, 28 किलो, 28 किलो, 28 किलो, 28 किलो। ठीक है, यानी हम कहीं भी शॉर्टकट किसी तरह आपको टिप्स नहीं बताऊंगा, उसको भी अपन अच्छे से समझेंगे कि वो क्यों हम उसका यूज कर रहे हैं। तो 28 किलो हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति को हम और जोड़ रहे हैं तो सीधी बात है कि व्यक्ति तो कितने हो रहे हैं, 16। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना, हर औसत वजन हर एक का जो 2 किलो बढ़ रहा है, यानी हम सीधा अगर ये हिसाब लगा लें कि अगर सभी के जो वजन है उसमें अगर 2-2 किलो अगर जोड़ दिया जाए तो हमें ये मालूम पड़ सकता है कि देखिए अगर 16 व्यक्ति अगर उसी वजन का होता तो उसका वजन तो कितना होता है, 28 किलो। अगर 16 व्यक्ति अपन उसी एवरेज से माने तो उसका भी वजन कितना होना चाहिए, 28 किलो होना चाहिए। लेकिन हम देखिए कितना अंतर आ रहा है, औसत में 2-2 किलो का अंतर आ रहा है, यानी जो उनका औसत जो वजन है उस औसत वजन में कितनी वृद्धि हो रही है वो अपन देख लेंगे। और साथ में संख्या जो है उसका हम गुणा करके भी सीधा अंदाज लगा सकते हैं कि हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो औसत वृद्धि तो कितनी हो रही है, 2 किलो हो रही है। और कितने व्यक्ति में हो रही है, कुल मिलाकर 16 व्यक्ति, यानी 16 दूनी 32 किलो जो वजन है वो वजन हमारे अब वृद्धि हो रही है, इतना वजन जो है वो बढ़ जाएगा। और वो किसका बढ़ेगा, देखिए छात्र तो वो क्या उनका वजन तो नहीं बढ़ सकता, तो किसका वजन बढ़ेगा, जो नया व्यक्ति जो आया है यानी उसका वजन 28 किलो न होकर कितना होगा, यानी 28 किलो और उसमें जो अंतर है कितने किलो का है, 32 किलो का है, वो अगर हम जोड़ दें तो हमें आंसर मिल जाता है 60 किलो। तो ये जो इनको कहते हैं शॉर्टकट टिप्स। ठीक है, अब आपको खूब सारे चैनल होंगे वो आपको सीधा ही बता देंगे कि नया औसत जब भी निकालना हो तो आप सीधा ये कीजिए, आप पुराना औसत लिख दीजिए, साथ में जितनी भी औसत वृद्धि है और इनको संख्या कर दीजिए, फिर उसको प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि हम ये औसत वृद्धि और संख्या का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम पुराने औसत में इनको हम जोड़ रहे हैं या कई बार घटा रहे हैं, तो ये भी स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं शॉर्टकट टिप्स से बताता जाऊंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उसको और बेहतर तरीके से अपन औसत के प्रश्नों को समझते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो इससे भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। अब 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। ठीक है, पिछला जो प्रश्न देखा उसमें तो हमें क्या किया था, केवल एक ही नया व्यक्ति आया था तो हमने उसका जो आयु निकाल, जो उसका वजन जो निकालना था वो हम आसानी से निकाल दिया। हमने ये पहले ज्ञात कर लिया 15 बच्चों का कितना वजन होगा और फिर एक नए जोड़ने से 16 बच्चों का निकाल के हमने आसानी से आंसर निकाल दिए। इस प्रश्न में देखिए थोड़ा सा उसमें आगे काम हमें और करना पड़ेगा। तो पहले तो वही काम करेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, 10 छात्रों की औसत आयु दी हुई है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 10 छात्रों की कुल आयु निकाल देते हैं। उन आयु का अगर सबको अगर जोड़ा जाए तो हमें कुल आयु का योग कितना मिल जाएगा, ये हमें मालूम पड़ जाएगा कि 10 छात्रों की आयु कितनी है। ठीक है, तो कितने है, औसत तो कितना है उनका 20 और संख्या कितनी है 10, यानी कुल मिला के हमें मालूम हो जाएगा कि जो 10 छात्र हैं उन मिला के आयु का योग तो कितना हो गया, 200 वर्ष। ठीक है, अब आगे प्रश्न ये है कि 5 नए छात्र आते हैं। तो 5 नए छात्र आ गए, कितने छात्र हो गए, अब 15 छात्र हो गए। तो हम ये ज्ञात करते हैं, जैसे हमारा तरीका देखिए हमेशा एक ही रखिए ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 15 छात्रों जो है उन छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, ये भी हम पहले ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इनका औसत कितना हो रहा है, हम प्रश्न को वापस पढ़ते हैं कि 5 नए छात्र आने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। यानी पहले औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष, अब 1 साल और बढ़ गया, तो अब उनकी औसत आयु होगी 21 वर्ष और संख्या कितनी है, अब 10 की जगह हो गई 15। तो अब इनका गुणा कर दीजिए। देखिए 15 का 1 से गुणा कर दिया, 15 1 15, हासिल कितनी होगी 1, 15 दूनी 30 और 1 हो गई 31। यानी अब उनका जो कुल आयु जो हो गई वो कितनी हो गई है, 315 वर्ष। तो अब देखिए हम अगर हम इनसे माइनस करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम सीधा सब जानते हैं। अगर देखिए एक ही व्यक्ति बड़ा होता तो वो सीधा आंसर हो जाती, उसकी आयु कितनी हो जाती। लेकिन यहाँ पर कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं, 5 व्यक्ति। तो हम जो ज्ञात करेंगे तो हमें इससे क्या ज्ञात होगा, हमें 5 छात्रों की कुल आयु प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अगर हम आयु को अगर अंतर निकालें, देखिए 15 छात्रों की आयु तो कितनी है 315 और 10 छात्र जो पहले थे उनकी आयु कुल मिलाकर कितनी थी 200। ठीक है, यानी इसका अर्थ हुआ कि जो नए जो आए हैं, कितने आए हैं 5 छात्र जो आए हैं उनकी कुल मिलाकर आयु कितनी होगी 115 वर्ष। अब देखिए हमारे पास छात्रों की संख्या भी मौजूद है और कुल उनकी जो आयु है उसका योग भी हमें प्राप्त है। तो हम इसका औसत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सामान्य से एक प्रश्न आए कि अगर 5 छात्रों की जो कुल आयु कितनी 115 वर्ष दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, वही राशियों का योग तो हमारे पास है 115, राशियों की संख्या कितनी है 5, तो भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 1, 5 दिया 15। यानी नए जो 5 छात्र है
उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 23 वर्ष। तो आपको कहीं भी ज़्यादा शॉर्टकट दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल सामान्य रूप से भी करेंगे तो आप प्रश्न को उतनी ही जल्दी से कर सकते हैं जितने शॉर्टकट वाले करेंगे। ऐसा एक प्रश्न एक और देखते हैं। देखिए, एक उदाहरण है हमारे सामने कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ नए व्यक्ति का वजन क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वैसा का वैसा है कि हमारे पास कितने व्यक्ति है? 18 व्यक्ति है और उसमें से एक व्यक्ति का ही वजन दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, हमें औसत वजन नहीं दिया गया है कि पहले उनका औसत वजन कितना था कि हम उनका गुणा करें। तो अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं, अब इसमें हमें करना क्या है? देखिए, व्यक्तियों की संख्या जो है पहले भी कितनी थी? 18 ही थी। और उसमें बाद में क्या हो रहा है? एक व्यक्ति जो है जिसका वजन हमें ज्ञात है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना है? 62 किलो है। अब ये व्यक्ति जाने के बाद इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, संख्या तो वो की वो है। अब हमें करना क्या है? तो इतने जो व्यक्ति है, 18 व्यक्तियों का औसत वजन जो है पहले जितना था हमें नहीं ज्ञात है कि उनका औसत वजन कितना था, ठीक है। अब देखिए, हम इसको करेंगे कैसे कि हमें ये नहीं पता कि जो पहले जो 18 व्यक्ति था उनका औसत वजन कितना था, ठीक है, हमें ज्ञात नहीं है। और हमें ये भी केवल इतना ही दिया गया है कि अब उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब जो नया व्यक्ति जो आ रहा है तो वो हो क्या रहा है कि उनके वजन में जो है 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। यानी औसत वजन, औसत का अर्थ क्या होता है? अभी पिछले प्रश्न में अपन ने देखा था, औसत का अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति के वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसे जो प्रश्न आते हैं, अब इसमें देखिए हमें औसत नहीं दिया हुआ है तो हम इनको न तो इनको संख्या और औसत का गुणा करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कोई शॉर्टकट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, हम सिंपल सा इसको सोचें तो हमें देखिए कुल मिलाकर संख्या तो कितनी, हमारे पास 18 व्यक्ति है। जब वो जाने के बाद वापस भी आ रहा है तो वही संख्या तो हमारे पास कितनी हो रही है? 28 व्यक्ति है। और उनके जो वजन में कुल मिलाकर वृद्धि कितनी हो रही है? यानी 500 ग्राम जो है एक औसत वजन हो रहा है। एक व्यक्ति का जो वजन है वो कितना बढ़ रहा है? लगभग एवरेज 500 ग्राम बढ़ रहा है। तो हम ये लगा लेंगे कि 18 व्यक्तियों में कुल मिलाकर कितना वजन बढ़ा, तो हम गुणा कर देते हैं। देखिए, 0 0 18 का 5 से गुणा कर दिया, 18 पंजे 90, यानी हमारे 9000 ग्राम जो है, 9000 ग्राम का कितना हुआ? 9 किलोग्राम। यानी कुल मिला के जो वजन में जो फर्क आ रहा है वो कितने का आएगा? 9 किलो वजन कुल मिला के बढ़ रहा है। अब देखिए, सीधा साधा प्रश्न है कि ये जो कितने व्यक्ति है? कुल मिला के 18 व्यक्ति है, यानी 17 व्यक्ति तो वो की वो है। हम देखिए सिंपल रूप से सोचे अगर, तो 17 व्यक्ति तो वो के वो है। केवल जो चेंज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? एक ही व्यक्ति चेंज हो रहा है। एक व्यक्ति जो है जिसका वजन कितना था? पहले से लिखा हुआ है कि इसका वजन था 62 किलो, ठीक है। अब ये व्यक्ति तो यहाँ से जा रहा है और इसके स्थान पर जो नया व्यक्ति जो आ रहा है तो उसका हमें वजन में कितना फर्क पड़ रहा है? 9 किलो का फर्क पड़ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि 17 व्यक्ति से तो कुछ भी अंतर नहीं हुआ। तो जो नया जो वजन जो अंतर आएगा वो कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। जो दूसरा व्यक्ति है, इसका अर्थ हुआ जो नया जो व्यक्ति है उसका वजन जो है वो देखिए 500 ग्राम की अगर वृद्धि लिखी हुई है, इसका अर्थ है कि नया जो व्यक्ति है उसमें 9 किलो वजन जो होगा वो अधिक होगा। यानी पहले जो है उसका अगर 62 किलो वजन था तो नया व्यक्ति जो वो उससे 9 किलो अधिक का होने के कारण उसका वजन कितना हो जाएगा? 71 किलोग्राम का। यानी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सोच के इस प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मैंने लिया है वो इससे भी थोड़ा सा अलग प्रश्न है। देखिए, जितने भी मैं यहाँ प्रश्न ले रहा हूँ आपके, हर टाइप के हम एक प्रश्न को हल करने की कोशिश यहाँ करूंगा और हर टाइप को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें। आप कहीं भी ये नहीं सोचें कि बस इस टाइप का प्रश्न आ गया तो वो का वो वीडियो बार बार नहीं देखना या वही प्रश्नों को अपन रिपीट नहीं करते। तो बिल्कुल नहीं, देखो मेरा मकसद कहीं भी नहीं रहता है कि अनावश्यक वीडियो को बड़ा करें, लेकिन हर टाइप के एक प्रश्न हमको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे हम जब अभ्यास प्रश्न जब करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से हर प्रश्न समझ में आ चुका होगा कि आप इस प्रश्न को किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा अलग है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ है 38.5 किलो। एक नया विद्यार्थी जो है जिसका वजन 49 किलो है के आने के बाद अब विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? अब देखिए, पहला जो हमने प्रश्न किए थे उसमें तो क्या थे, जब हमें कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ था या कुछ भी दिया हुआ था और नया जो विद्यार्थी आ रहा था उसके कारण औसत कितना बढ़ रहा था या कितना घट रहा था, उसके हिसाब से हमने प्रश्नों को हल किया था। तो वहाँ हमने क्या किया था, तो औसत बढ़ाकर हमने दोनों का योग करके अंतर ज्ञात करके अपने प्रश्न को जो आंसर वो प्राप्त किया था। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है जो हमें दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ। तो पहला काम तो अपन यही करते हैं कि 20 जो विद्यार्थी है इनका कुल वजन हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 जो विद्यार्थी है उन 20 विद्यार्थियों का कुल वजन अपन प्राप्त करते हैं ताकि उसके बाद में हम आगे सोचेंगे कि हम प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना होगा? तो उनका औसत तो कितना दिया हुआ है 38.5
और कितने संख्या है 20, तो इसका गुणा कर दीजिए। 0 का 0 लिख दिया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का 5 से कर दिया, 2 पंजे 10, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 हो गया 17, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7। ठीक है, 1 को छोड़ के दशमलव लगा दिया। यानी जो कुल वजन जो मिल गया है हमें कितने विद्यार्थियों का, 20 विद्यार्थियों का कुल वजन तो हो गया 770 केजी। ठीक है, कितना हो गया 770 किलोग्राम हमें वजन मिला कितने विद्यार्थियों का, 20 विद्यार्थी का। ये तो हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे प्रश्न को अपन पढ़ते हैं कि एक नया विद्यार्थी आया जिसका वजन कितना है 49 किलो। अब देखिए विद्यार्थी कितना आ गया, एक विद्यार्थी और आ गया, तो विद्यार्थी तो कितने हो गए 21। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से अपन प्रश्नों को समझेंगे ताकि हमें कहीं भी दिक्कत आएगी भी नहीं। तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया 21 और उसका जो वजन दिया हुआ है, तो अब जो एक विद्यार्थी और बढ़ रहा है तो ये वजन अपन इसमें जोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास देखिए कुल वजन कितना हो जाएगा 9, 7 और 4 हो गए 11, हासिल 1, 819 किलो। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रश्न को कर रहे हैं कि कितने विद्यार्थी हो गए 21 विद्यार्थी हो गए और उनका कुल वजन अब कितना हो गया 819 किलो। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इनका औसत वजन करना था। तो अपन आसानी से औसत ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि हमारे पास देखिए योग भी प्राप्त है हमें कि कुल 21 विद्यार्थियों का वजन कितना है 819 और कितने विद्यार्थी अब हमारे पास 21। तो इस सिंपल सा 21 से इसको भाग दे देते हैं। देखिए सिंपल हो जाए, 3 से भाग दे दिया कितनी बार 7 बार, इसमें 3 का भाग दे दिया, 3 दूनी 6, पीछे बच गए 2, 7 तिया 21 और 3 तिया 9। ठीक है, 7 का इसमें भाग दे दीजिए। 7 का भाग कितनी बार जाएगा 7 तिया 21, पीछे बच गए 6, कितने हो गए 63, 7 9 में 63। यानी इनका औसत जो आ गया है कितना आ गया, अब हो गया उनका औसत वजन हो जाएगा 39 किलो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, लेकिन जब भी आप उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको कहीं भी शॉर्टकट की तरफ ज्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज की 41 पारियों में रनों का औसत 35 था और अगली पारी के बाद उसका औसत जो है वो घटकर 34.5 रह गया। तो अंतिम पारी में कितने रन बनाए ये हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जैसा हमने पहले प्रश्न किए थे उसकी तरह है। अब देखिए यहाँ पर उसमें तो क्या लिखा हुआ था, वहां पर था औसत कितना बड़ा था वो लिखा हुआ था या कितना घटा था वो लिखा हुआ था, और यहाँ पर सीधा ही औसत हमें दिया हुआ था। ये तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखिए कहाँ पहले कितना दिया हुआ है 41 पारियों का औसत। तो पहले तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि 41 पारियों में उसने कुल मिला के कितने रन बनाए। ठीक है, तो 41 पारियों के कुल रन जो है पहले तो हम वो ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कितना है, औसत तो कितना था 35 और पारियों की संख्या कितनी है 41। ठीक है, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा गुणापन कर देते हैं। ये 35 और 41 का गुणा कर दिया, 1 का 5 से कर दिया 5, 1 का 3 से कर दिया 3। ठीक है, 4 का 5 से कर दिया 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 के 12 और 2 कितना हो गए 14। ठीक है, तो ये आ गया 5, 3, 4 और 1, यानी कुल मिला के कितने रन हो गए 1435 रन। ठीक है, ये तो कितनी पारियों के हो गए 41 पारियों के हो गए। अब देखिए आगे प्रश्न ये है कि अगली पारी के बाद, अब अगली पारी को इसमें अपन सम्मिलित कर देते हैं। अब कितनी पारी हो गई 42। तो 42 पारियों का कुल रन तो अपन प्राप्त कर सकते हैं कि 42 पारियों के कुल रन कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए औसत हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 34.5। ठीक है, और संख्या कितनी लिखेंगे 42। ठीक है, तो 42 का इससे गुणा कर देते हैं। ये लिख दिया हमने 34.5 और इसका गुणा करना है 42 से। ठीक है, गुणा कर दीजिए। 2 का 5 से कर दिया 10, हासिल 1, 4 दूनी 8 और देखोगे 9, 3 दूनी 6। 4 का 5 से गुणा कर दिया, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 हो गए 18, हासिल 1, 4 के 12 और देखोगे 13। 0, 9, 8 और 6 कितने हो गए 14, हासिल 1, 4 और 1 और 1 को छोड़ के दशमलव लगा दिया। कितने हो गए 1449 रन। ठीक है, तो हमें ये भी मालूम पड़ गया 41 पारी में उसके कुल रन कितने थे 1435 रन, और 42 पारियों के बाद अब कुल रन कितने बड़े उसके कुल मिलाकर हो गया 1449 रन। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि अंतिम पारी में कितने रन बने। तो हम आसानी से दोनों का अंतर निकाल के अंतिम पारी के रन हम ज्ञात कर सकते हैं कि अंतिम पारी में कितने रन बनेंगे। अब जो उसके जो कुल रन बन रहे हैं 1449 और पहले जो है 1435 रन, उनको माइनस कर दीजिए। यानी हमें मालूम पड़ जाएगा 9 में से 5 गए 4 और ये हो गया 1। यानी अंतिम जो पारी है उसमें उसने कितने रन बनाए केवल 14। अब इसी प्रश्न को अपन अगर सीधा भी करना चाहे तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब देखिए पहले तो सीधा ये दिया हुआ है 41 पारी का औसत तो कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है कि इसकी पारी में देख औसत घटकर कितना हो गया है 34.5 रह गया, यानी औसत कितना कम हुआ है। तो देखिए हम इसको सीधा भी करना चाहें तो जैसा हमने एक प्रश्न भी किया था कि पहले का जो अगर औसत हमें ज्ञात हो
तो हम सीधा उसमें जोड़कर या घटाकर हम जो अगला जो औसत नया औसत वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमने ये देखा था कि कुल मिलाकर औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, पहले तो वो लिखेंगे और उसके साथ में जो उसकी संख्या है, कितने लोगों में वो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वो अपन करेंगे तो हमें नया औसत आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले औसत कितना था 35, तो ये हमने 35 लिख दिया। अब देखिए मैंने यहाँ प्लस और माइनस दोनों इसलिए लगाए हैं कि अगर औसत में वृद्धि होती है तो अपन यहाँ प्लस कर देंगे और अगर औसत में कमी होती है तो अपन यहाँ क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर देखिए औसत में कम हो रहा है औसत, तो हमने माइनस कर दिया। अब देखिए औसत में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है, तो हमें यहाँ दिख रहा है पहले 35 था, अब कितना हो गया 34.5 यानी 0.5 कम हो गया औसत। और कितने जो पारियों का औसत कम हो गया है, तो ये कुल मिलाकर जब नई पारी जोड़ी है तब जाके औसत ये कम हो रहा है। तो हमें पारियां कितनी लिखनी पड़ेगी 42 पारियां, कुल मिलाकर कितनी पारी होगी 42। तो देखिए 42 पारियों को अगर कुल मिलाकर औसत में कितनी कमी हो जाएगी, इसको 5 से गुणा कर दिया, 42 का 5 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, कितना हो गया 21.0 यानी 21 जो रन है वो कम हो गया औसत। तो कितना हो गया 35 में से 21 कम हो गए यानी हो गया 34, 14 जो हो गया वो आ जाएगा इसका आंसर। यानी जो औसत दिया है उसमें कितनी वृद्धि घटा है तो भी हमें इसका अंतर मालूम पड़ सकता है। लेकिन देखिए मैं आपको हमेशा ये सलाह करूँगा, इस तरह से जो शॉर्टकट है उनकी तरफ अपन नहीं बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए कहीं कहीं कन्फ्यूजन रहता है कि कई बार आपको ऐसे शॉर्टकट मिलेंगे जहाँ आप सीधे औसत में से उस वृद्धि को घटाएंगे, कहीं आप जो नया प्रेक्षण उसमें पुराने प्रेक्षण को घटाएंगे। तो आप इतने उलझन में न रहें, इसकी बजाय आप जो सिंपल जो तरीका है इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा। हाँ थोड़ा सा हो सकता है 10 सेकंड या 20 सेकंड अपन को अधिक लगे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से करेंगे तो अपने आंसर हमेशा सही आएंगे। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो ये है कि 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12। ठीक है, अब ये यदि प्रथम 4 संख्या का औसत तो दिया हुआ है 10 और अंतिम 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 15, तो हमें चौथी संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है सिंपल सा प्रश्न है, कितनी संख्या हमारे पास कुल 7 संख्या है। देखिए जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रश्न की भाषा जो है ये लिखी हुई है कि इन 7 संख्या का औसत तो दिया हुआ है 12। यानी पहला काम तो ये है कि अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो 7 संख्या जो दी हुई है इनका कुल योग कितना होगा, ये तो अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो अपन यही से करते हैं। देखिए पूरा प्रश्न को एक साथ नहीं समझना कभी भी, उससे हमको उलझन होती है। अपन जितना पहले समझ से करते जाए, पहले 7 संख्या का औसत दिया हुआ तो अपन पहले तो ये निकाल देते हैं कि 7 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया। ठीक है, तो 7 संख्या का जो योग है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? औसत इनका दिया हुआ है कितना है 12 और संख्या कितनी है 7, तो 12 का 7 से गुणा कर दिया, 12 सत्ते कितने हो गए 84। तो कुल मिलाकर हमें ये तो पता चल गया कि 7 जो संख्या है उनको अगर हम जोड़ें तो योग कितना आना चाहिए 84। अब देखिए अब प्रश्न आगे पढ़े कि यदि प्रथम 4 संख्या है, तो पहली जो 4 संख्या है कौन कौन सी, ये वाली, अगर इन 4 संख्याओं का अगर हम औसत देखें कितना है 10, तो प्रथम जो 4 संख्या अपन उनका टोटल अगर देखें कि प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना होगा, क्योंकि अगर औसत दिया हो तो अपन इसे योग तो पता कर ही सकते हैं। देखिए तो 4 संख्या का योग कितना होगा, औसत कितना दिया हुआ है 10 और संख्या कितनी है 4, तो इनका योग तो हो गया 40। ठीक है, अब देखिए इसको फिर अपन बाद में समझेंगे, पहले एक बार जो प्रश्न जो दिया वो अपन देख लेते हैं। और ये लिखा हुआ है अंतिम 4 संख्या। अब अंतिम 4 संख्या कौन कौन सी, देखिए यहाँ से 1, 2, 3 और 4, ये जो है अंतिम 4 संख्या, ये इनका अगर औसत कितना दिया हुआ है 15, तो ये अंतिम जो 4 संख्या है इनका भी अपन एक बार योग कर लेते हैं कि इनका योग कितना है। तो अंतिम जो 4 संख्या उनका योग कितना होगा, औसत कितना दिया हुआ है इनका 15 और संख्या कितनी है, ये भी अंतिम 4 संख्या है, तो 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 60। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो प्रश्न था उसके अनुसार अपन ये तीनों ही योग कर दिए। अब देखिए यहाँ से अपन सोचेंगे कि वास्तव में इस चौथी संख्या का आंसर हमें कैसे मिल सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन 7 संख्याओं का योग तो है कितना है 84 है। अब देखिए अब प्रथम 4 संख्या है कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और अंतिम 4 संख्या है ये, देखिए इसका योग भी हमें दिया हुआ है, इसका योग भी हमें ज्ञात है। तो अब अगर अपन इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें कितनी संख्याओं का योग मिलेगा, कुल मिलाकर 8 संख्याओं का। कितनी संख्या हो जाएगी, कुल 8 संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो सकता है। तो 8 संख्या का योग कितना हो गया 100। अब देखिए यहाँ पर 8 संख्या का योग मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें इन 7 संख्या का योग तो हमें पता है। अब 7 संख्या कौन कौन सी है, 1 से 7 तक है। अब इसमें 8 संख्या क्यों हो रही है, क्योंकि 4 जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी योग में शामिल है, इसमें भी योग में शामिल है। तो अगर हम इसमें से अगर 7 संख्या का देखें, हम इसको सिंपल सा अगर देखें, ये 8 संख्या कौन सी होगी, देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, और अगली 4 संख्या कौन सी है, 4, 5, 6 और 7।
तो ये 8 संख्या है। अब इन 8 संख्या का योग तो मुझे पता है कि इन सबको अगर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अब इसमें से अगर मैं ये 7 जो संख्या है, 7 संख्या देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सातों संख्याओं को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे जो पीछे जो बचेगी वो कौन सा आंसर मिलेगा, जो चौथी जो संख्या है उस संख्या का मुझे आंसर मिलेगा। यानी यहाँ पर मुझे जो 7 संख्या का योग है वो अगर मैं इस 8 संख्याओं के योग में से अगर मैं घटाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो चौथी जो संख्या है, यानी इसमें से अगर 84 को घटा दे, पीछे कितने बच गए, 16, यानी चौथी जो संख्या है उसका मान कितना हो जाएगा, 16। यानी हर कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल सामान्य तरीके से सोचे, उस तरह से ही हल करेंगे तो आपको कहीं भी, मुझे नहीं लगता कि शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कंपटीशन में कि जहाँ पर प्रथम 4 का योग दिया हुआ हो और अंतिम 4 का भी औसत से दिया हुआ हो, तो हम उसका जो भी संख्या पूछी है उसका अपन आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल वो भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि इसमें ऐसे कंपटीशन में खूब सारे प्रश्न आए हुए हैं। देखिए यहाँ प्रश्न ये है कि सोम, मंगल और बुधवार का औसत तापमान दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान जो है वो दिया हुआ है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि गुरुवार का तापमान अगर 40 डिग्री हो तो हमें ये बताना है कि सोमवार का तापमान क्या होगा। अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो इसमें भी अपन सिंपल सा काम करें। पहले तो देखिए जितने दिन दिए हुए हैं उसका औसत दिया, उसके हिसाब से अपन कुल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है एक तो सोमवार है और मंगलवार और बुधवार, 3 दिनों का हमें जो है क्या दिया हुआ है, औसत तापमान दिया गया। तो अपन इनका कुल तापमान ज्ञात कर लेते हैं। इन 3 दिनों का कुल तापमान ज्ञात करते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो कितने औसत तापमान तो कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, और कितने दिन है, 3 दिन। तो इन 3 दिनों का कुल तापमान तो हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी तरह से आगे जो दिया हुआ है, क्या प्रश्न दिया हुआ है, मंगलवार, बुध और गुरु, कौन कौन से दिन है, एक तो मंगल, बुध और गुरु। इन 3 दिनों का जो तापमान, औसत तापमान दिया हुआ है, तो इससे तो अपन कुल तापमान ज्ञात कर लेते हैं। इनका औसत कितना दिया हुआ है, 41 डिग्री। कितने दिन है, ये भी 3 दिनों का औसत है, तो इसका आप गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 4 या 12, यानी 123 डिग्री हो गया इनका 3 दिनों का कुल तापमान। ठीक है, और साथ ही क्या दिया हुआ, एक दिया हुआ है हमें गुरुवार का तापमान। गुरुवार का जो तापमान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए हमें कौन सा ज्ञात करना है। हमें इस प्रश्न को देखिए सिंपल सा समझे कि हमें जो है कौन से दिन का ज्ञात करना है, वहां से हम इसको जब सोचेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा हमें क्या करना है। हमें देखिए सोमवार का तापमान ज्ञात करना है, यानी मुझे सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। यानी इसमें से अगर मुझे मंगलवार और बुधवार का जो तापमान है वो अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो पीछे जो है वो कौन से दिन का तापमान बचेगा, केवल सोमवार का तापमान बच जाएगा। अब देखिए मंगलवार और बुधवार का मुझे आंसर कहाँ से मिल सकता है कि देखिए मंगल, बुध और गुरु, 3 दिनों का कुल तापमान अपन को पता चल गया कि 123 डिग्री है। अब इसमें से अगर अपन गुरुवार का तापमान है इसमें से अगर माइनस कर दे, इसमें से अगर तीनों का जो योग है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना है, 123 डिग्री, तो इस 3 दिनों में से अगर मैं गुरुवार के तापमान को अगर माइनस कर दूं तो मुझे जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, मंगलवार बुधवार का तापमान तो मुझे मिल जाएगा। यानी 3 दिनों का तापमान तो कितना है, 123 डिग्री। उसमें से अगर मैं गुरुवार का तापमान 40 डिग्री का कम कर दूं तो पीछे जो बचेगा, कितना बच गया, 83 डिग्री जो है वो कौन सा तापमान मिल गया मुझे, मंगलवार और बुधवार दोनों का योग मिल गया। अब हम चाहिए कौन सा, सोमवार का चाहिए, तो हम इसमें से मंगल और बुध का हमें माइनस करना है। यानी ये जो तीनों दिनों का जो तापमान है तो मुझे सोमवार का तापमान आसानी से ज्ञात हो जाएगा कि हमें जो 3 दिनों का तापमान तो कितना है, 120 डिग्री। उसमें से मंगलवार और बुधवार का तापमान हो गया 83 डिग्री। ये हम कम कर देते हैं, देखिए 0 में से 3 गए, 7 बच गए, यह हो गए 11, 11 में से 8 गए 3। यानी सोमवार का तापमान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 37 डिग्री। यानी बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको औसत दिया हुआ हो और संख्या दी हुई है तो पहला काम तो आपको यही करना है, आप उसका कुल तापमान ज्ञात कर लीजिए और फिर वहां से हमें सोचने का एक मौका मिल जाता है कि हमें जिसका आंसर पूछा है वो आंसर हमें कैसे मिल सकता है। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न एक है कि 20 संख्याओं का औसत वजन 25 निकाला गया, ठीक है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 15 के स्थान पर 55 पढ़ ली गई, तो बताओ सही औसत क्या है। अब ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, देखिए जिसमें हमें क्या है, ये तो लिखा है कि 20 संख्या का औसत कितना है, 25 तो पहले से दिया हुआ है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि कोई एक संख्या जो वो त्रुटिवश जोड़ दी गई हो, तो उसका अपन कैसे पता लगाए कि सही औसत क्या होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, सबसे पहले तो अपन यही करेंगे कि देखिए 20 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो अपन पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये जो 20 संख्या है उनका कुल योग कितना होगा। 20 संख्याओं का
कुल अपन योग तो ज्ञात कर ही सकते हैं, इतना काम तो अपन कर सकते हैं। तो उससे हमें थोड़ा सा मालूम पड़ेगा कि हमें वास्तव में क्या करना था। देखिए कितना औसत कितना दिया हुआ है 25 और संख्या कितनी है 20। तो हम इनका गुणा कर दीजिए 0 25 दूनी 50, यानी इसका कुल योग तो आ गया है 500। ठीक है, ये कब आया है? जब अपन को ये पता है 20 संख्याओं में से एक संख्या जो है वो कौन सी है 15। ठीक है, यानी रियल में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक संख्या जो 15 के स्थान पर 55 पढ़ ली गई है। अब देखिए यहाँ पर वास्तव में जोड़ना तो कितना था 15 जोड़ना था, यानी जो संख्या जो दी हुई है चाहे कुछ भी है, अपन इसे जब भी औसत ज्ञात करते हैं तो सिंपल सा देखते हैं क्या करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही हम ज्ञात करते हैं, तभी हमें औसत ज्ञात होता है। एक सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब राशियों का योग किया, इन 20 संख्या का जो योग किया वो योग तो मुझे मिला है 500। ठीक है, ये तो हमने कब, क्योंकि उनका औसत हमें दिया हुआ है तो हमने प्राप्त कर लिया कि योग तो कितना है उसका 500 है। संख्या कितनी है 20, ये भी फिक्स है क्योंकि संख्या देखिए कम ज्यादा नहीं हो रही है, केवल ये है कि यहाँ पर इसको कितना जोड़ना था। अगर एक संख्या जो है वास्तव में तो क्या थी 15 थी, ठीक है, लेकिन उसकी जगह उन्होंने उसको क्या पढ़ लिया 55। तो हमें पहले तो बस यही तो डिफरेंस है, जो योग में ही तो अंतर आएगा, यानी वास्तव में जो संख्या जो 15 जोड़नी थी, यानी लिखना तो क्या था 15, लेकिन उन्होंने कितने लिख दिए 55 लिख दिए। इसका अर्थ हुआ उन्होंने कितने ज्यादा जोड़ दिए 40, यानी जो योग का जो अंतर आ गया वो कितना है 40, इसमें अधिक जोड़ दिए तो अपन क्या करते हैं 40 में से कम कर देते हैं। तो इस 500 में से अगर हम 40 कम कर दें तो हमें वास्तव में जो योग प्राप्त हो जाएगा कितना है, इसका योग तो कितना है 460, संख्या कितनी है 20। तो हमें यहाँ से वास्तव में जो इसका सही औसत है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 23 जो है वो हो जाएगा इसका वास्तविक औसत। यानी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कई बार ऐसा आएगा कि जैसे 15 के स्थान पर अगर 55 जोड़ लिया है तो हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना था कि भाई जोड़ने तो कितने थे 15 जोड़ने थे, लेकिन उसकी जगह 55 यानी मैंने ज़्यादा जोड़ दिए। कितना ज़्यादा जोड़ दिए 40 ज़्यादा जोड़ दिए, तो योगफल भी 40 अधिक आ गया, तो उसको अपन कम कर देते हैं। तो कई बार प्रश्न इसके उल्टे भी आ सकते हैं कि जैसे आपको जोड़ना तो कितना था 55 है, हमने कितने जोड़ दिए 15 जोड़ दिए, तो अब यहाँ पर वो हो गया कि 40 जो हमने क्या किया, हमने कम जोड़ दिए हैं तो हम इसमें प्लस 40 करके इसी तरह से औसत निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 38 है, तो इसमें चौथी संख्या कौन सी है, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कंपटीशन में खूब आते हैं। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए हमारे दिमाग में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमने पिछले जो 2 वीडियो में काफी सारे ऐसे प्रश्न देखे हैं जिसमें हमने क्या किया है, तो हमें औसत दिया हुआ हो और संख्या दी हुई तो हम उनका योग करके ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को हमने हल किया था, लेकिन यहाँ पर हमें देखिए केवल हमारे पास क्या है, औसत ही दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या प्रश्न ये है कि 5 क्रमागत पूर्णांक होने चाहिए। तो हम सबसे पहले तो देखिए पूर्णांकों को मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको हम x मान के जब करेंगे तो जल्दी हल होंगे। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि 5 जो पूर्णांक है वो पूर्णांक कौन कौन से होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन मान लेंगे, जैसे पहला पूर्णांक मैंने मान लिया x, ठीक है। अब दूसरा पूर्णांक कौन सा होगा, क्योंकि क्रमागत है तो उसका अगला पूर्णांक कैसा होगा, जैसे मान लो पहली संख्या दी हुई है 2, तो उसका अगला पूर्णांक कौन सा होगा 3 होगा, यानी उसमें हम जब 1 प्लस करेंगे तो हमें अगला पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+1, तीसरा क्या होगा इसी तरह से x+2, उसका अगला हो जाएगा x+3 और पांचवा जो पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा x+4। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए 5 पूर्णांक मान लिए। आप गाइड में देख कई बार ऐसे भी दिए होंगे जहाँ x-1 x-2 वैसे भी आप मान सकते हैं। लेकिन क्या है, हम देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं भी अपन ज़्यादा शॉर्टकट की तरफ बढ़े। बिल्कुल सिंपल व्यवहारिक तरीके से जो प्रश्न हल करेंगे तब भी हमारे आंसर वैसे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए 5 पूर्णांक हमें दिए हुए हैं, साथ में क्या दिया औसत दिया हुआ है। हम सिंपल सा देखिए औसत का जो फॉर्मूला है, जो हमने प्रश्नों में बहुत सारे हल किए हैं, औसत का फॉर्मूला क्या है, जो साथी पहली बार जुड़े हैं इस चैनल के साथ उनको बता दूं कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप कक्षा 6 से लगाकर जहाँ तक भी आपने पढ़ाई की है मैथ्स की, उसमें आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे औसत पढ़ाए होंगे, आपने हल भी किए होंगे। तो उसी तरीके से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर औसत हमारा दिया हुआ है, तो हम औसत की जगह सीधा लिख देंगे 38। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राशियों का योग करना है, यानी जो पूर्णांक दिए हुए हैं उनका योग करना है। सारे पूर्णांक तो दिए हुए हम इनका योग कर देते हैं। देखिए पहला पूर्णांक है x, दूसरा कौन सा है x+1, तीसरा है x+2, चौथा है x+3 और पांचवा है x+4। ठीक है, अब इन सब का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे और बट्टा जो है वो राशियों की संख्या। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5, कितने पूर्णांक है 5। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम x वाले प्रश्नों को हल करते हैं।
अब देखिए पहले सबसे पहला काम तो ये कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इनको प्लस कर दीजिए, एक्स कितना हो गया 2x 3x 4x और 5x। x तो हो गए कितने कुल मिलाकर 5x प्लस, अब देखिए गणित की संख्या कितनी हो गई, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और 3 हो गए 6 और 4 कितना हो गए 10। ठीक है, बचता है 5। अब यहाँ से इस 5 का कर दीजिए पक्षांतर। ठीक है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, या 5 कॉमन लेके काट भी सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे। लेकिन मैं बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ये जानता हूँ कि हमारे साथ जो चैनल के साथ जुड़े हैं वो हो सकता है कि सारे में से बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हो, तो उनको बहुत ही सरल तरीके से समझाना बहुत आवश्यक होता है। तो हम पहले इनको बहुत ही सिंपल तरीके से ही करेंगे। देखिए 5 जो है भाग में है, तो हम पक्षांतर कर दीजिए, कहाँ चले जाएंगे गुणा में। तो सबसे पहले तो हम इसको गुणा में भेज दीजिए। यहाँ पर आपके क्या बच जाएंगे, देखिए 5x प्लस 10। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब 38 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा 8 से कर दिया, कितना हो गया 8 पंजे 40, हासिल कितना हो गया 4, 5 दिया 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, 190 हो गई ये। अब यहाँ क्या बच गए 5x प्लस 10। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा पक्षांतर करते हैं। ये चर वाला पद है, ये अचर पद है, तो सबसे बड़ा जैसे मैथ्स वाला जो पद है उसको उसके साथ भेज देते हैं अपन। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, सिंपल से यहाँ तो देखिए 190 है। ठीक है, इधर जो गणित वाली संख्या इसका भी अपन पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ आ जाएगी माइनस में, बराबर इधर क्या बच गया केवल 5x। अब 190 में से हम 10 माइनस कर देते हैं, कितने बच गए 180, बराबर बच गए 5x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, देखिए 5 या गुणा में है तो हम इसका पक्षांतर करने के लिए कहाँ जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। अब इसका भाग दे दीजिए, 5 का भाग दे दिया, कितना 5 दिया 15, पीछे बच जाएंगे 3 5 30। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब प्रश्न को वापस पढ़ते हैं। अब अगर हमें x का मान कौन सा होगा, देखिए x जो हमने माना है वो कौन सा माना, पहला पूर्णांक, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 36। ठीक है, अगर हमें पहली संख्या पूछी होती तो कौन सी होती 36। अब हमें यहाँ प्रश्न में कौन सी पूछी, चौथी संख्या पूछी है, यानी चौथी जो संख्या वो कौन सी है, देखिए पहली दूसरी तीसरी और चौथी, यानी चौथी जो संख्या है वो है x प्लस 3। तो x का मान तो कितना आ गया 36 और उसमें 3 जोड़ दीजिए, यानी कितना आ गया 39। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आप याद कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं तरीका यहाँ पर जो बता रहा था आपको, जो थोड़े मैथ्स में जो थोड़े अच्छे हैं, जिनको पक्षांतर करना अच्छे से आता है, तो वहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे ये जो 38 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है 5x प्लस 10, इस दोनों में से 5 को कॉमन ले लो। देखिए 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया 2। ठीक है, बट्टा क्या है 5, तो यहाँ पर 5 से 5 लेके कट हो जाएंगे, तो प्रश्न थोड़ा जल्दी हो सकता है। 38 बराबर यहाँ क्या बच गया x प्लस 2। ठीक है, अब 2 का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 38 में से 2 का पक्षांतर कर दिया तो कितने बच जाएगी 36। तो इस तरह से भी हम आंसर ला सकते हैं। लेकिन देखिए मैं ये नहीं करता कि हर एक को ऐसे ही करना चाहिए। देखिए हमारा सभी का दिमाग अलग अलग होता है, और बिल्कुल सिंपल तरीका जो आपको अच्छा लगे, व्यवस्थित लगे कि नहीं मैं तो इस तरीके से कर सकता हूँ, उसी तरीके से आप प्रश्नों को हमेशा हल करें। आपके कंपटीशन में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, और मेरा हमेशा से ही यही तरीका रहता है कि देखिए मैं कहीं पर भी आपको शॉर्टकट की तरफ नहीं दौड़ाऊंगा कि आप जल्दी से प्रश्न हल कीजिए। देखिए जल्दी दौड़ने के बजाय धीरे धीरे चलना, लेकिन सही चलना ज़्यादा अच्छा होता है। एक और अच्छे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक कक्षा के सभी छात्रों के औसत अंक 59 है। ठीक है, तो कितने छात्र है वो हमें नहीं पता। यदि लड़कों का औसत 55 तथा लड़कियों का औसत 65 है, तो कक्षा में लड़कों की प्रतिशत संख्या बताइएगा, यानी कितने प्रतिशत लड़के हैं। जब प्रश्न ही प्रतिशत में शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें न तो ये पता है कि लड़के कितने हैं या लड़कियां कितनी है, तो हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि कुल जो छात्र है प्रतिशत में हमें हल करने, तो हम कुल छात्र क्या मान के 100 मान के इसको हल करते हैं कि कुल छात्र तो कितने मान लिया हमने 100 में, ताकि हमारा जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा। ठीक है, हमें ज्यादा मुश्किल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुल छात्र तो हमने मान लिए, कितने हो गए 100। अब उसमें से लड़के तो हमने मान लिए x, इसमें से लड़के कितने हैं x। अब देखिए लड़कियां कितनी हो जाएगी, लड़के जो है x है, यानी 100 में से x का लड़का, तो 100 में से हम x को कम करेंगे तो वो पीछे बचेगी, वो क्या हो जाएगी लड़कियां हो जाएगी, यानी लड़कियां जो हो जाएगी वो हो जाएगी 100 माइनस x। अब 100 में से x को माइनस तो हम कर नहीं सकते, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, हमने मान लिया। अब देखिए हम वही प्रश्न जैसे हमने औसत वाला किया था उसी तरह से इसको भी अपन हल करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम
राशियों का योग भी करना पड़ेगा। तो योग हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास लड़कों की संख्या भी है, लड़के कितने हैं x और उनका औसत कितना दिया हुआ है 55। तो हमने पिछले 2 वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं, उसी का बोलेगा सबसे पहले औसत कितना दिया हुआ है, सभी का औसत तो दिया हुआ है 59, तो यहाँ तो हम लिख देंगे 59। ठीक है, अब यहाँ पर राशियों का योग हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लड़कों का योग भी लिखना पड़ेगा और लड़कियों का योग भी लिखना पड़ेगा, दोनों का योग लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखिए लड़कों का हिसाब लेंगे, तो लड़के तो कितने हैं x, तो लड़कों की संख्या हो गई x और लड़कों का औसत कितना है 55। तो इनका योग तो हमें ऐसे प्राप्त हो जाएगा जब इनका गुणा करेंगे तब। और लड़कियों का औसत हमें कैसे प्राप्त होगा, लड़कियों की संख्या कितनी है 100 माइनस x, इस ब्रैकेट को बदल देते हैं, ये तो हो गया 100 माइनस x, ये तो हो गई लड़की और इनका औसत कितना दिया लड़कियों का 65। ठीक है, इन दोनों का जब योग करेंगे वो तो हो जाएगा राशियों का योग। ठीक है, अब राशियों की संख्या लिखनी है, तो कुल संख्या तो कितनी है हमको पता है 100, यहाँ तो हमने लिख दिया 100। ठीक है, अब देखिए पहला काम क्या करें, सबसे पहले वही जो हमने पिछले प्रश्न में भी किया था 100 का पहले तो हम पक्षांतर कर देते हैं ताकि प्रश्न थोड़ा सा हमें सिंपल लगे। यहाँ पर भाग में है तो यहाँ कहाँ आ जाएंगे गुणा में, तो 100 का हम इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा 59 गुणा 100, 100 का गुणा हो जाएगा। वैसे सीधा भी कर सकते हैं लेकिन अपन लिखेंगे तो आपको कहीं भी ऐसे चूके नहीं। तो आप साथ ही साथ हाँ, एक चीज आपको कहना भूल गया कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, ताकि आपको जब भी ऐसे अच्छे प्रश्न जो लगे तो आप साथ ही साथ नोट भी करते रहे। ताकि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रश्न एक बार देखें उस समय आपको स्मरण में रहता है लेकिन बाद में हम उसको भूल जाते हैं। तो आप जब भी लिखा हुआ होगा तो आप उसको जल्दी से समझ पाएंगे। जैसे हमने यहाँ 59 के 00 क्यों लिखा है, तो ये गुणा कैसे किया, पक्षांतर कैसे किया, वो सब समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 का पक्षांतर कर दिया, होता है गुणा में। अब यहाँ क्या बचे, x का हम 55 से गुणा कर देते, ये तो हो गया 55x। ठीक है, प्लस अब इधर देखिए 100 माइनस x का 65 से गुणा करना है, तो पहले 65 का हम 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6500। फिर 65 का हमने x से गुणा कर दिया माइनस के 65x। ठीक है, ये इतना काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा कर देते हैं, 59 का 100 से गुणा कर दिया 5900। ठीक है, अब देखिए इसका भी पन्न कर देते पक्षांतर, ताकि जो गणित वाली जो संख्या है वो सब एक तरफ आ जाए। यहाँ पर देखिए 6500 प्लस के है, पक्षांतर के अंदर ये हो जाएंगे माइनस के 6500। ठीक है, ताकि पक्षांतर के अंदर देखिए यहाँ पर हमें क्या बचेगा, केवल x वाली संख्या ही बचेगी एक तरफ। ठीक है, तो 55x और माइनस क्या है 65x। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 5900 में से हम 6500 तक माइनस नहीं कर सकते, 6500 में से 5900 का अपन माइनस करते हैं तो पीछे कितने बचेंगे, सिंपल सा है 600 बचेंगे, लेकिन माइनस की जगह है तो माइनस का हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी वही काम, 55 में से 65 माइनस नहीं हो सकते, तो 65 में से हम 55 को माइनस करेंगे तो माइनस के 10 ज्यादा है तो माइनस के 10x बचेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, माइनस 10 का पक्षांतर कर दीजिए, क्या होगा गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गया, कितने मिल गया हमें आंसर 7। यानी x जो आ गया है वो क्या आ गया है 7। ठीक है, तो अब देखिए हमें चूंकि संख्या जो मानी हो गया 100 में मानी थी, इसलिए ये जो हमें आंसर जो मिला है लड़कों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, हमने x माना है तो आंसर कितना आ रहा है 60 आ रहा है। इसका मतलब है वो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 60% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ अच्छे प्रश्न जो थे जो पिछले वीडियो से रह गए थे उनको हमने हल किया। चलिए अब हम आगे चलते हैं इस टॉपिक अगले टॉपिक की तरफ, जहां पर हमें औसत चाल ज्ञात करने हम सीखेंगे। चलिए अब औसत चाल को समझते हैं। औसत चाल वाले जो प्रश्न होते हैं वो 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न होता है जब हमें औसत चाल ज्ञात करनी होती है जबकि दूरियां जो है वो समान हो। एक तो ऐसा प्रश्न आते हैं जब हमें दूरी जो दी हुई है समान ही दी हुई होती है, यानी जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की एक निश्चित दूरी है, उस स्थान पर जाना है और वहां से वापस आना है, तो दोनों समय तो दूरी तो वही रहेगी और हो सकता है चाल जो अलग अलग दी हुई हो। तो हमें औसत चाल ज्ञात करने के उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। औसत चाल हम कैसे ज्ञात करेंगे, n बटा x1 प्लस x बटा x2 प्लस a बटा x3, इस तरह जितनी भी चालें दी हुई है उनका हमें योग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n क्या है, पहले तो वो समझते हैं। n जो है वो तो है चालों की संख्या, यानी कितनी चालें हमारे पास है, यानी कितने जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है या दूसरे से तीसरे स्थान पर जा रहा है, अलग अलग जो चालें हैं तो वो चालों की संख्या लिखनी है, वो तो हमें ऊपर लिखनी है। और नीचे हमें क्या करना है, एक बट्टा में जैसे पहली चाल दूसरी चाल कितनी है, तीसरी है, जैसे जो भी चालें हैं उन चालों को हम लिख के इसको हल करेंगे तब हमें औसत चाल ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो बेहतर तरीके से आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। चलिए, तो एक प्रश्न ये है कि एक स्कूटर सवार अध्यापक अपने घर से विद्यालय तक की दूरी जो है
35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में दूरी दी हुई भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वैसे हम इसमें दूरी जब समान हो तो उस दूरी का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। तो अगर दिया हुआ भी है तो उसका आप इग्नोर ही करें। अब इस प्रश्न में तो देखिए दूरी कहीं नहीं दी हुई है, सीधी यही लिखी हुई है कि घर से विद्यालय तक की दूरी जो है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। यानी जाने की जो चाल दी हुई वो तो कितनी दी हुई है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जबकि लौटते समय ट्रैफिक के कारण उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। जब वो वापस लौट रहे उस समय हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो, उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो गई है। तो जाने और आने की कुल यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो हमें क्या कहते हैं, इसको औसत चाल ज्ञात करनी है। जाने की चाल अलग है, आने की चाल अलग है, तो उसकी औसत चाल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, एन का मतलब क्या है, यहाँ पर चालों की संख्या। तो कितनी चालें दी हुई है प्रश्न में, एक और एक जाने की और एक आने की, दो चाल दी हुई है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एन के लिए 2 लिख देंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ 1/x1 लिखना है, पहली चाल है, पहली चाल कितनी दी हुई है, 35 दी हुई है। तो पहले तो हो जाएगा 1/35 प्लस दूसरी चाल कितनी दी हुई है, 25, तो ये हो जाएगा 1/25, ठीक है। अगर मान लो तीसरी चाल और दी हुई है तो हम यहाँ पर इसको प्लस भी कर देते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया। और इसको देखिए हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ ऊपर तो हम इस 2 को ऐसे ही लिखेंगे। तो पहला काम हमें जो भिन्नों का योग करना हो तो क्या करना पड़ता है, क्या एलसीएम लेना पड़ता है। तो 25 और 35 जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समाप बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए किसका भाग जाएगा, इसमें सीधा ही मुझे दिख रहा है 5 का भाग ही जा रहा है। इसमें 7 बार, इसमें 5 बार, वापस 5 का भाग दे दिया, 7 में नहीं जाएगा, 5 में 1 बार और 7 का भाग दे दिया 1 बार, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, 5 का 5 से गुणा कर दिया 25 और 25 का 7 से गुणा कर दिया 25 से कितने हो जाएंगे 175, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, लघुत्तम समाप आ गया 175, ठीक है। अब हमें भिन्नों का जैसे हम योग करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर का हर में भाग दे देंगे। तो 35 का भाग हम 175 में देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 35 का भाग देखिए 175 में हम सीधा ही देंगे, आपको से पहाड़ा याद नहीं, आप गुना करके भी चेक कर सकते हैं। तो 35 का जो 175 में भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, तो आप सीधा भी पता लगा सकते हैं। अगर आपने एलसीएम किया हुआ तो सीधा हम देखें तो 7 पंजे 35, ये 35 को हम कितने से गुना करें, 5 से गुना करते हैं तो हमें 175 मिलते हैं। यहाँ से भी मालूम पड़ जाएगा, देखिए 35 का 5 से गुना करते हैं, इसका भाग जो है कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। तो 5 को हम 1 से गुना कर देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 5 प्लस 25 का भाग 175 में कितनी बार जाएगा, ये देखिए 25 हो गया, 5 में 25, तो 25 का भाग जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 का 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 7, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम हल कर देते हैं। चलिए अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये 2 ऐसे ही लिख दिए हमने, और यहाँ पर कितने हो गए, 7 और 5 कितने हो गए, 12, और बचता है 175, ठीक है। अब ऐसे जो प्रश्न जो आते हैं, अब उसमें देखिए ध्यान रखें कि हम इसको कैसे हल करेंगे। हमारे पास कई बार अंश में 2 संख्या हो सकती है, भिन्न में और नीचे एक ही संख्या। अब इसको देखिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि अंश और हर दोनों जगह हमें भिन्न के रूप में प्राप्त, नीचे तो हमारी भिन्न पूरी है, ऊपर इसको हम भिन्न बदल देते हैं, लेकिन 2/1 भिन्न बन गई। अब देखिए पहले इसको तो हमने लिख दिया पहले भिन्न, और ये जो बट्टा में इसका क्या होगा, ये भाग में हो जाएगी। यानी ये जो है 12/175 का हमें इसमें क्या देना है, भाग देना है, इसको भाग में लिख दिया सिंपल सा। अब इसको बदल दीजिए गुणा में, भिन्न में भाग तो होता नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा, 175 बट्टा हो जाएंगे 12। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 6 दूनी हो गए 12, और अब इसमें भाग देना पड़ेगा, 175 बट्टा कितने हो गए 6, इसको भाग दे दीजिए इसमें, ये 175 में कितने का भाग देना है, 6 का भाग दीजिए सिंपल सा, 6 दूनी हो गए 12, पीछे बच गए 5, ये आ गए 55, 6 × 9 = 54, पीछे कितना बच गया 1, इसमें लगा दिया 0, 6 × 6, पीछे बच गए 4, इसमें लगा 0 लगा दीजिए, 6 × 6 = 36, ठीक है। यानी लगभग जो इसकी औसत चाल आ रही है वो कितनी आ गई है, 29.16 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, और अब हम औसत चाल ज्ञात करना सीखेंगे जबकि दूरियां कैसी हो, असमान हो, यानी दूरियां भी अलग अलग दी हुई हो और उनकी चाल भी अलग अलग दी हुई हो, तब हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उनकी औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने x1, x2, x3 ये तो सब मैंने दूरियां मानी, जितनी भी दूरियां दी हुई होगी वो हम ऐसे मान लेंगे, और y1, y2, y3 ये जो है ये दी हुई है 4, क्योंकि जब भी हमें इन दोनों का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना, ऊपर तो दूरियों का योग करना सिंपल सा, x1, x2, x3 जो भी है उन दूरियों का हम योग कर देंगे, और नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, x1/y1, x2/y2, x3/y3, इस तरह से हमें इनका
योग ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके हमें उनकी औसत चाल ज्ञात होगी। ठीक है, तो इस ये जो फॉर्मूला, इसको भी अपन एक एग्जांपल से समझेंगे तभी हमें बेहतर समझ में आएगा, अन्यथा इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कार जो है वो ए से बी तक का इस जो 100 किलोमीटर की दूरी है उसको तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ठीक है, और बी से सी की दूरी है कितनी है, वो 140 किलोमीटर की दूरी है, उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कार की ए से सी तक की कुल यात्रा में औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए दूरियां भी अलग अलग दी हुई है। ए से बी की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, बी से सी की दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रश्नों को हम हल करते हैं और फॉर्मूले को भी अच्छे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें औसत चाल के लिए क्या करना है, पहला काम तो x1, x2, x3 यानी जो दूरियां दी हुई है उनका योग करना है। अब देखिए हमारे पास दूरियां कितनी है, ए से बी तक की दूरी तो है 100 किलोमीटर और बी से सी तक की दूरी है 140 किलोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी का योग, और बट्टा में हमें क्या करना है, वहां पर हमें सिंपल सा 1 करके हमने उनका जो चाले थे उनका योग कर दिया था। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x1 और y1 यानी हमें दूरी बट्टा चाल ये हमें अलग से करना पड़ेगा। तो देखिए पहली तो दूरी कितनी है, ए से बी की 100 किलोमीटर की दूरी है और उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर, तो 100 बट्टा 60। दूसरी जो दूरी है वो कितनी है 140 किलोमीटर और इसकी जो चाल है वो कितनी है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सी मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो इनका योग कर दिया, इसके आगे मैं कर देता हूँ 100 और 140 कितने हो गए, ये तो हो गए 240 बट्टा, यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दिया, 2 से कट कर दिया 3, 5, ये तो आ गए 5 बट्टा 3 प्लस इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, यहाँ बच गए 14 बट्टा 5। ठीक है, अब हमें वही काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें इन भिन्नों का योग करना पड़ेगा। ऊपर तो हमारा आंसर 240 मिल चुके हैं, नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 3 का भाग 15 में कितनी बार 5 बार, 5 का 5 से गुणा कर दिया 25, इधर 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 का 14 से गुणा कर दिया, 14 हो गए 42, यानी हमें मिल गए हैं 240 बट्टा, इनका योग कर दीजिए, 5 और 2 कितने हो गए 7, 4 और 2 6, 67 बट्टा 15। ठीक है, अब वही काम जो मैंने उस प्रश्न पेपर में किया था, क्या करेंगे हम इसको तो लिख देंगे 240 बट्टा 1। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, पहले भाग में लिखेंगे और जब उसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 15 ऊपर आ जाएंगे और 67 जो है वो आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा काम है यहाँ पर। तो पहले तो हम 15 का गुणा तो हम कर देंगे, देखिए 0 का 0 हो गया, 15 का 4 से गुणा कर दिया, 15 चौके 60, हासिल कर गए 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 हो गए 36, तो 3600 बट्टा हो गया 67। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 67 का इसमें भाग देना पड़ेगा। वैसे 67 वैसे संख्या बहुत बड़ी है तो इसका हमें भाग देने में थोड़ा समय लगेगा। मैं यहाँ पर सीधा ही आंसर लिख देता हूँ ताकि आप समय की बचत भी हो जाएगी और इतना काम करना जानते हैं। तो जब इसमें भाग देंगे तो आपके आंसर लगभग औसत चाल जो मिल जाएगी वो बन जाएगी 53.73 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से हम औसत चाल इनकी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारा दूरियां भी अलग अलग हो और उनकी चाल भी अलग अलग दी हुई हो। ठीक है, तो आशा करूंगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको जो औसत से संबंधित जो अच्छे जो प्रश्न थे, जो कंपटीशन माने लायक थे, उन प्रश्नों को हमने बहुत ही सरल तरीके से हल किया है। साथ ही जो औसत चाल किस तरह से ज्ञात करनी है उनको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा है। तो आप अपनी गाइड में जितने भी ये औसत से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप हल कीजिए और बिना शॉर्टकट की तरफ गए आप बिल्कुल व्यवहारिक तरीका जो है हमारा सिस्टमेटिक तरीका, उसी तरीके से आप इनको हल कीजिए। और फिर भी आपको अगर उसमें कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलिए आप अपना अभ्यास जारी रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।